Hello dear students, this is Bharat Bhushan Sonakia, Senior Inorganic Chemistry Faculty, मोशन। उम्मीद है आपका रिवीजन बढ़िया चल रहा होगा। आइए स्टार्ट करते हैं हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड्स एंड एस ब्लॉक एलिमेंट्स। बेटा यहाँ पर भी पिछले लेक्चर की तरह ही मैंने क्वेश्चन वो सिलेक्ट किए हैं जो नीट में प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए हैं, और उसमें हो सकता है एक आध क्वेश्चन आपको बोनस भी दिखाई दे जिसके एक साथ आपको दो आंसर दिखें। प्लस मैंने जेईई मेंस के लास्ट ईयर के कुछ क्वेश्चंस लिए हैं जिससे कि हमारा एनसीईआरटी का मैक्सिमम टॉपिक कवर हो जाए, मैक्सिमम पोर्शन कवर हो जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा डिस्कशन हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड्स के लिए, एस ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे पूछा गया है कि हम प्रोटॉन के लिए कौन सी वैल्यू वेरी लार्ज एक्सपेक्ट करते हैं। ये चार ऑप्शन देखें तो बड़ा आसान सा काम है। एक प्रोटॉन कैसे बनता है, आप क्या करते हैं, हाइड्रोजन में से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देते हैं, इसको H+ में कन्वर्ट कर देते हैं, बन गया प्रोटॉन। ये प्रोटॉन है। तो हाइड्रोजन के पास तो इलेक्ट्रॉन होता है बट प्रोटॉन के पास इलेक्ट्रॉन नहीं होता। चार्ज कितना दिखाई दे रहा है इस प्रोटॉन के पास, +1, और +1 कोई वेरी लार्ज वैल्यू नहीं है चार्ज की। ये अल्कली अर्थ मेटल में जो कैटायन आप बनाते हो वहां पे चार्ज कितना दिखाई देता है आपको, +2, एल्यूमिनियम के साथ +3। तो उससे अगर आप कंपेयर करेंगे तो चार्ज कम ही है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ये कोई सेंस ही नहीं बनता यहाँ पर आयोनाइजेशन पोटेंशियल का। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन में तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है ना इधर। जो H+ आपने बनाया इसमें इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, और जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो उसको बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है इलेक्ट्रॉन को, वही तो होती है आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो टर्म ही फिट नहीं होता यहाँ पे। अगला कैटायन है, कैटायन की रेडियस वैसे ही कम होती है और ऊपर से इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन दिखाई दे रहा है। सो रेडियस भी यहाँ पे क्या मिलने वाली है, कम मिलने वाली है। तो ये थर्ड भी नहीं होगा। तो आंसर बचता क्या है, फोर्थ, हाइड्रेशन एनर्जी। वैसे भी हमें पता है कि हाइड्रेशन एनर्जी जो होती है वो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, फिर चाहे पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो। और हाइड्रेशन एनर्जी कैटायन और एनायन दोनों के ही साइज के क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं किसकी, प्रोटॉन की। प्रोटॉन का साइज क्या है, स्मॉल है, और साइज स्मॉल है तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या आएगी, लार्ज ही आएगी। वैसे के लिए साइज भी नहीं बोलना चाहिए, प्रोटॉन के लिए कुल मिला के चार्ज और साइज का जो रेशो है वो बहुत ज्यादा मिलने वाला है हमें। इसी वजह से हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू भी हमें क्या मिलेगी, वेरी लार्ज मिलेगी। चलिए हमारे सेकेंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगर मैं हाइड्रोजन एटम का आयोनाइजेशन कर दूं तो क्या बनेगा, प्रोटॉन। अभी अभी यही तो किया है, हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन निकाला और जो स्पीशीज हमें मिली वो क्या है, वो प्रोटॉन है। Which of the following pair of substance on reaction will not evolve hydrogen gas? समझना, मेटल दो तरह की मिलेंगी आपको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के बिहाफ पर। एक वो जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू की जो सीरीज है, जिसे आप स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सीरीज भी बोलते हैं, जिसे आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी बोलते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अगर मेटल हाइड्रोजन से ऊपर है तो ये डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करके हाइड्रोजन रिलीज करेगी। कौन सी मेटल की बात कर रहे हैं, वो मेटल जो अबव हाइड्रोजन है। कहां पर, इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ECS की बात कर रहा हूं। दूसरी तरफ वो मेटल जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन के नीचे आती हैं, लो हाइड्रोजन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, उनकी जब आप डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन कराने की कोशिश करेंगे तो रिएक्शन नहीं होगी, हाइड्रोजन रिलीज नहीं होगी। अब ये कौन कौन सी मेटल हैं जो हाइड्रोजन के नीचे आती हैं, तो सारी याद रखने की जरूरत नहीं है, आप तो बस ये छापा याद कर लो। क्या क्या है ये, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, प्लैटिनम और गोल्ड। ये वो मेटल्स हैं जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन के नीचे आती हैं, और यही वजह ये एसिड से रिएक्ट करके हाइड्रोजन रिलीज नहीं करती। तो कॉपर और HCl की रिएक्शन में हाइड्रोजन निकलेगा क्या, नहीं आएगा। देखो चापा, कॉपर, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे है, होगी रिएक्शन। आयरन की स्ट्रीम के साथ काफी फेमस रिएक्शन है जिसे आप लेन प्रोसेस के नाम से जानते हैं।
अब लेन प्रोसेस में होता क्या है, आयरन को आप स्टीम से ट्रीट कराते हैं। स्टीम बोलो H2O की बात करते हैं, वेपर फॉर्म में आ रहा है H2O, और उससे रिएक्शन पे क्या बनता है, Fe3O4 बनता है और हाइड्रोजन रिलीज होती है। आयरन की H2SO4 से H2SO4 के एक्वस सॉल्यूशन से रिएक्शन कराएं तो होगी क्या, बिल्कुल होगी। देखा है कि चापा में आयरन तो हमने इन्वॉल्व नहीं किया ना, तो आयरन H2SO4 से रिएक्ट करेगा, हाइड्रोजन रिलीज करेगा, क्या बनाएगा, फेरस सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। लास्ट आता है क्या, सोडियम और इथाइल अल्कोहल। तो इथाइल अल्कोहल में एक्टिव हाइड्रोजन, एक्टिव हाइड्रोजन क्या होता है, ऐसा हाइड्रोजन जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच्ड। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बोले तो ऑक्सीजन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, फ्लोरीन हुआ, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन, इनसे अगर हाइड्रोजन आपको डायरेक्ट अटैच्ड मिल रहा है, ये एक्टिव हाइड्रोजन है। और एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड बड़ी आसानी से अल्कली मेटल से रिएक्ट करते हैं, हाइड्रोजन रिलीज करते हैं। यहां पर भी होगी, क्या बनेगा, सोडियम एथॉक्साइड बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। तो हमारा आंसर क्या हुआ, कहां पर हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं हो रही है, ऑप्शन फर्स्ट में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। वाटर गैस इज प्रोड्यूस्ड बाय, वाटर गैस होती क्या है, पहले तो ये समझें। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन ही दरअसल क्या है, वाटर गैस है। तो ऑप्शन ए को देखें तो क्या है, रेड हॉट कोक बोले तो कार्बन, कोयला। और कार्बन को आप किससे रिएक्ट करा रहे हो, स्टीम से रिएक्ट करा रहे हो, वाटर से रिएक्ट करा रहे हो। तो स्टीम से रिएक्ट करने के बाद ये क्या बनाता है, CO और H2 बनाता है, और इस कॉम्बिनेशन को ही हम क्या बोलते हैं, वाटर गैस। तो ऑप्शन ए में तो वाटर गैस प्रोड्यूस होगी। और रिमेनिंग ऑप्शन भी देख लें। अगर मैं ऑप्शन बी को देखूं ना, तो इसमें बोला है कि हाइड्रोजन को मैं सेचुरेट करेंगे हम मॉइस्चर से। मॉइस्चर बोले तो H2O, हाइड्रोजन और H2O का कॉम्बिनेशन ले भी लोगे तो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड कहां से लाओगे, पॉसिबल ही नहीं है। यानी ऑप्शन बी भी पॉसिबल नहीं है। अब ऑप्शन सी पे, सी क्या है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिक्स कर दिया जाए, वापस से वही कहानी, कार्बन मोनोऑक्साइड कहां से लाएंगे। आ जाते हैं ऑप्शन डी पे। तो डी में क्या किया है कि CO2 और मीथेन को मिक्स किया है पेट्रोलियम रिफाइनरी में। ऑब्वियस सी बात है, ये आपस में आसानी से रिएक्ट करते नहीं, तो वाटर गैस आपको इधर भी नहीं मिलने वाली है। आंसर क्या आएगा, ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव किया जाए। डाइल्यूट HNO3 के साथ कहां पर हाइड्रोजन इवॉल्व होगी, तो कॉपर, थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है। चापा, हाइड्रोजन के नीचे आते हैं, हाइड्रोजन रिलीज नहीं करते अगर डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट कराएं तो। कॉपर कैंसिल हो गया। एल्यूमिनियम और आयरन आसानी से HNO3 से रिएक्ट नहीं कर पाते हैं, ये पैसिव ऑक्साइड की एक लेयर क्रिएट कर लेते हैं। तो बचता क्या है, मैग्नीशियम। होता क्या है, रिएक्शन क्या होती है, मैग्नीशियम को जब आप डाइल्यूट HNO3 से रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, मैग्नीशियम नाइट्रेट, ठीक है। और साथ में क्या होता है, हाइड्रोजन रिलीज होती है। ये हमारा आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव किया जाए। देखें हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हाइड्रोजन इज इनकरेक्ट। हाइड्रोजन के लिए कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा। पहला स्टेटमेंट, हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस फ्रीली सॉल्यूशन में एक्सिस्ट करता है, बिल्कुल सही है। याद रखें बेटा, H प्लस सॉल्यूशन में फ्रीली एक्सिस्ट नहीं करता। इस पे क्या है, चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, चार्ज और साइज का जो रेशो है वो रेशो ज्यादा मिलता है, और चार्ज डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से ये सॉल्यूशन में स्टेबल नहीं रह पाता। ये क्या करता है, H प्लस हमेशा H2O के साथ कंबाइन होता है। यहाँ पर ऑक्सीजन लोन पेयर देगा, H प्लस लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा और ये मेनली H3O प्लस के फॉर्म में एक्सिस्ट कर जाता है। ये अलग बात है कि इसमें आप और H2O ऐड कर सकते हैं। अगला H2O ऐड करोगे तो ये H5O2 प्लस के फॉर्म में भी मिलेगा। एक और H2O आप ऐड कर दें तो ये H7O3 प्लस के फॉर्म में भी मिलेगा। तो सॉल्यूशन में आपको H3O प्लस मिलेगा, सॉल्यूशन में आपको H5O2 प्लस मिलेगा, सॉल्यूशन में आपको H7O3 प्लस मिलेगा। क्या नहीं मिलता हमें सॉल्यूशन में, H प्लस। तो पहला स्टेटमेंट तो सही जा रहा है। बी स्टेटमेंट, डाइहाइड्रोजन डज नॉट एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट।
नॉर्मल कंडीशन में डाइहाइड्रोजन रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क नहीं करता, बट थोड़ा सा भी अगर हीट कर दें तो कर जाता है। तो ये सस्पिशियस स्टेटमेंट है। अब इसको हम सिलेक्ट करें कि नहीं करें, इसके लिए बाकी के 2 ऑप्शन देख लें। हाइड्रोजन हैज 3 आइसोटॉप्स, बिल्कुल सही है, हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप होते हैं, एक तो प्रोटियम, एक ड्यूटेरियम और एक ट्राइटियम, जिसमें से ट्राइटियम रेडियो एक्टिव होता है, अनस्टेबल होता है, और ये सबसे कम परसेंटेज इसी का मिलता है। प्रोटियम तो आपको 99.986% मिलता है, 0.16%, 0.16% कौन मिलता है, ये ड्यूटेरियम मिलता है, और रिमेनिंग 10⁻⁻14% के आसपास की रेंज में ये ट्राइटियम होता है। तो ट्राइटियम मोस्ट कॉमन आइसोटॉप नहीं है, ये स्टेटमेंट 100% रॉन्ग है, आंसर सी जाएगा। वैसे कायदे से इसके 2 आंसर हो जाने चाहिए थे, बी एंड सी, क्योंकि बहुत सारी रिएक्शन आपको ऐसी मिल जाएंगी जहां पर हाइड्रोजन एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज होता है, बट उन सारी रिएक्शन में हमें हाई टेम्परेचर लेना पड़ता है, तब ये डाइहाइड्रोजन हमारे लिए एक बेटर रिड्यूसिंग एजेंट आता है। तो मोर अप्रोप्रिएट ऑप्शन पे अगर हम जाएं तो सी हो जाना चाहिए। वैसे तो ये दोनों ही सही हैं, बी एंड सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जो डाइबोरेन होता है उसमें बनाना बॉन्ड है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, और हर वो मॉलिक्यूल जिसमें बनाना बॉन्ड आपको दिख जाए ना, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, क्योंकि इस बॉन्ड को ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड कंसीडर कर लेते हैं हम। तो ऑब्वियस सी बात है, हर वो मॉलिक्यूल जिसमें आपको बनाना बॉन्ड दिख रहा है वो आपको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मिलने वाला है। बाकी में तो आप अच्छी तरह से जानते हैं, फास्फोरस आउट ऑफ मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन थे, 3 हाइड्रोजन से मिल गए, ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हुआ, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है। एथेन मॉलिक्यूल, ये भी आपको पता है, CH3 ऑक्टेट कंप्लीट होता है दोनों कार्बन के लिए। डाइसिलेन भी आपको एथेन का मिलता जुलता फॉर्म दिखाई देगा, यहाँ ऑक्टेट कंप्लीट ही मिलता है हम। आंसर ये है, आपको बनाना बॉन्ड याद रखा करो, जहां बनाना बॉन्ड दिख गया ना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, बात खत्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। द मेथड यूज्ड टू रिमूव टेम्पररी हार्डनेस। पहली बात तो टेम्पररी हार्डनेस किस वजह से आती है? टेम्पररी हार्डनेस कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्युबल बाइकार्बोनेट की वजह से आती है, और इसको हटाने के 2 तरीके हैं। एक तो इसको बॉयल कर दो तो हटा सकते हो, और दूसरा आप क्लार्क मेथड यूज कर सकते हो। ये क्लार्क मेथड में क्या यूज करते हैं, दरअसल हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला देते हैं, लाइम वाटर मिला देते हैं, और उससे क्या होता है समझना। सपोज सॉल्युबल फॉर्म में मुझे कैल्शियम बाइकार्बोनेट है हार्ड वाटर में, ये क्वेश्चन है, ये हार्ड वाटर है और इस हार्ड वाटर में कैल्शियम बाइकार्बोनेट घूम रहा है, तो इसको हटाना था। कैल्शियम ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, कैल्शियम को मुझे हटाना है, तो मैंने क्या मिलाया इसमें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलाया ना। जैसे ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलाओगे एक पर्टिकुलर रिएक्शन क्या होगी, बाइकार्बोनेट OH माइनस से रिएक्ट कर जाएगा, क्या बनाएगा, कार्बोनेट प्लस H2O बनाएगा। इन शॉर्ट अब सॉल्यूशन में कार्बोनेट आयन अवेलेबल है, और कैल्शियम के कार्बोनेट का KSP कम होता है। आपको आयनिक इक्विलिब्रियम में याद होगा कि अगर KSP की वैल्यू कम हो तो सॉल्ट आसानी से प्रेसिपिटेट किया जा सकता है। कैल्शियम कार्बोनेट का KSP कम है, हमने सॉल्यूशन में कार्बोनेट जनरेट कर दिया है, इससे क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट का आयनिक प्रोडक्ट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को एक्सीड कर जाएगा, और बड़ी आसानी से ये कैल्शियम जो आपको दिखाई दे रहा था वो कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में क्या करेगा, PPT बना देगा, साथ में H2O। बैलेंस रिएक्शन नहीं लिखी है, बट इसका इंटरेस्टिंग केस बनता है मैग्नीशियम के साथ। याद रखिएगा, यहाँ अक्सर हमसे गड़बड़ होती है। गड़बड़ है बताता हूं। हमें ये लगता है कि मैग्नीशियम कार्बोनेट को हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट कराएंगे और दोनों के दोनों कार्बोनेट के फॉर्म में प्रेसिपिटेट बना जाएंगे। बाइकार्बोनेट तो खुल जाते हैं, कार्बोनेट नहीं खुलते। हमें लगता है मैग्नीशियम को मैग्नीशियम कार्बोनेट के फॉर्म में PPT बना जाना चाहिए, हमें लगता है कैल्शियम को कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में PPT बना जाना चाहिए और साथ में H2O दिखना चाहिए। हकीकत में ऐसा नहीं है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में PPT बनाता है और कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में।
ऑब्वियस सी बात है, साथ में बैलेंस करने के लिए आप H2O और CO2 से क्या कर सकते हो, बैलेंस कर सकते हो। अब यहाँ ऐसा क्या हुआ, याद रखिएगा बेटा, मैग्नीशियम के हाइड्रोक्साइड का Ksp मैग्नीशियम के कार्बोनेट के Ksp से ज्यादा होता है। सॉरी, गलत बोल गया मैं। मैग्नीशियम के हाइड्रोक्साइड का जो Ksp है वो मैग्नीशियम के कार्बोनेट के Ksp से क्या होता है, कम होता है। जिस सॉल्ट का Ksp कम होगा वो सॉल्ट पहले प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। तो इस सॉल्यूशन में OH माइनस भी है, थोड़ा बहुत कार्बोनेट आपने जनरेट किया, तो मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट बनेगा या मैग्नीशियम के कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट बनेगा। देखो Ksp किसका कम है, हाइड्रोक्साइड का, उसका पीपीटी बन जाएगा। ऑल्दो एनसीईआरटी में मिसप्रिंट भी है बेटा, याद रखिएगा, उसमें शायद मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के Ksp को ज्यादा लिख दिया गया है गलती से। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल्स एसोसिएटेड विद कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O, आंसर आएगा 1। भाई ये जो कॉपर सल्फेट H2O वाला मामला है ये कुछ इस तरह का है, 4H2O तो इधर होते हैं, ये कोऑर्डिनेटेड वाटर होता है, साथ में क्या होता है, सल्फेट होता है इधर काउंटर आयन के तौर पे, और ये इसके साथ ये H2O है जो H बॉन्ड के थ्रू आपको अटैच्ड दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ आयंस मेक्स वाटर हार्ड। बेटा समझे वाटर की हार्डनेस है क्यों, उसका रीजन क्या है। हार्ड वाटर में क्या होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन होते हैं, M+2 आयंस होते हैं सॉल्युबल फॉर्म में। अब ये M में क्या क्या है, M तो ये M यहाँ पर कैल्शियम है और मैग्नीशियम है, इसके आयंस है सॉल्युबल फॉर्म में। अब इनके सॉल्युबल फॉर्म में आयंस होने से क्या होता है, होता यह है कि हम जैसे ही सोप लगाते हैं ना, सपोज मैं यहाँ पर सोडियम स्टेरेट एक सोप ले लेता हूँ, ये सोप है, मैं ये मान के चल रहा हूँ हार्ड और सॉफ्ट वाटर की डेफिनेशन हमें याद है, फिर भी मैं रिकॉल करा दूं। आप तो साबुन यूज करें, सोप यूज करें, और सोप के साथ अगर ये वाटर क्या कर रहा है, लेदर क्रिएट कर रहा है तो सॉफ्ट वाटर है, और लेदर क्रिएट नहीं कर रहा, झाग नहीं बना रहा है, तो ये क्या है, हार्ड वाटर है। अगर वाटर में कैल्शियम मैग्नीशियम हुए तो ये साबुन के साथ झाग नहीं बनाएगा, लेदर क्रिएट नहीं करेगा। लेदर क्रिएट क्यों नहीं करता, क्योंकि ये कैल्शियम और मैग्नीशियम जो आयन होते हैं ना, ये पर्टिकुलर सॉल्ट के साथ मिलकर, सोप के साथ मिलकर पीपीटी बना जाते हैं। जब सोप ही नहीं बचा तो लेदर कहां से क्रिएट करोगे भाई, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। तो हार्डनेस किसकी वजह से, कैल्शियम और मैग्नीशियम की वजह से। अब सवाल ये उठता है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के वो कौन से कंपाउंड है जो आपको सॉल्युबल दिखते हैं। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो सॉल्युबल कंपाउंड होते हैं, एक तो बाइकार्बोनेट, दूसरे इनके सॉल्युबल कंपाउंड आपको दिखते हैं क्लोराइड, तीसरे सल्फेट और नाइट्रेट। ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्युबल कंपाउंड हैं, जिनमें बाइकार्बोनेट की वजह से जो हार्डनेस होती है ये तो क्या कौन सी होती है, टेम्पररी हार्डनेस, और रिमेनिंग के थ्रू जो हार्डनेस होती है वो कौन सी होती है, परमानेंट हार्डनेस। टेम्पररी परमानेंट क्यों बोला गया है, टेम्पररी हार्डनेस वो हार्डनेस है जिसको बॉयल करके आप रिमूव कर सकते हैं, परमानेंट हार्डनेस वो हार्डनेस है जिसको बॉयल करके रिमूव नहीं किया जा सकता। अब आप क्वेश्चन को वापस से देखें, कौन सा ग्रुप है आयंस का जो वाटर को हार्ड बनाएगा, सोडियम पॉसिबल ही नहीं, हमें केवल प्रॉब्लम मैग्नीशियम और कैल्शियम से है, और मैग्नीशियम का एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है वो है बी, मैग्नीशियम एंड क्लोराइड, यहां से आपका बनेगा हार्ड वाटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट आइस इज लाइटर देन वाटर। आपने देखा होगा ना, वाटर के ऊपर आइस क्या करती है, फ्लोट करती है। ये अगर वाटर है तो वाटर पे आइस क्यूब्स ऊपर तैरते रहते हैं, रीजन बिहाइंड दैट डेंसिटी। जब आप डेंसिटी चेक करोगे ना तो आइस की तो डेंसिटी कम है और वाटर की डेंसिटी ज्यादा है। आप बोलोगे सर दोनों H2 है, पर आइस की डेंसिटी कम क्यों है, बेटा ड्यू टू H बॉन्डिंग इसमें ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं। ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर बनने की वजह से एकदम से वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, और डेंसिटी इक्वल क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है तो डेंसिटी आपको क्या मिलती है, कम मिलती है। अब देखें ऑप्शंस, H2O मॉलिक्यूल्स आर मोर क्लोजली पैक्ड, ये कोई बात नहीं है, इसकी वजह से डेंसिटी कम थोड़ी हुई है। आइस क्रिस्टल्स हैव
फॉलो हेक्सागोनल अरेंजमेंट ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स। भाई रीजन क्या है, मेल्टिंग पॉइंट पर आइस लाइटर क्यों है? ऑन मेल्टिंग ऑफ आइस H2O मॉलिक्यूल श्रिंक इन साइज। टोटली आप ये बोल सकते हैं इलॉजिकल ऑप्शन है। आइस फॉर्म मोस्टली हैवी वाटर ऑन फर्स्ट मेल्टिंग, ये भी गलत बात है। तो ये देखो सी ऑप्शन देखते ही क्रॉस कर दिया, डी देखते ही क्रॉस कर दिया। आपके पास दो बचते थे, तो क्या बनेगा? फॉलो हेक्सागोनल अरेंजमेंट आएंगे H2O मॉलिक्यूल्स के, जिसकी वजह से आइस क्या है, लाइटर देन वाटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 में हमें मैट्रिक्स मैच करना है और बड़ा आसान सा मैट्रिक्स मैच आया था आपके नीट में। सी और H2 का मिक्सचर क्या होता है? वाटर गैस, हमने इससे पहले डिस्कस किया है। और बेटा वाटर गैस को ही सिंथेसिस गैस या फिर सिन गैस भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, उसके पीछे रीजन है। दरअसल इस कॉम्बिनेशन का यूज स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जैसे मीथेन, मिथेनॉल, उनके सिंथेसिस में होता है और वहां से ये नाम पड़ा है सिंथेसिस गैस। तो ए तो कैसे मैच करेगा थर्ड से? टेम्परेरी हार्डनेस हमने पढ़ी है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्युबल बाइकार्बोनेट्स की वजह से आती है। तो बी मैच करेगा किससे? फर्स्ट से। B2H6 क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, ये हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस ही किया था। और H2O2 ये क्या होता है? नॉन लीनियर स्ट्रक्चर होता है, नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। अब ये नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर क्या है, प्लेनर स्ट्रक्चर क्या है, ये कैसे आइडेंटिफाई करें? सिंपल सा काम करना है बेटा, आप मॉलिक्यूल लें, इमेजिन करें कि आपके सामने एक टेबल रखी हुई है, उस मॉलिक्यूल को उस टेबल पे रखें। अगर एक बार भी आप उस मॉलिक्यूल को टेबल पे ऐसे रख पाए कि उसके सारे के सारे एटम टेबल को टच कर जाएं, तो समझ जाइएगा कि वो प्लेनर स्ट्रक्चर है। और अगर ऐसा ना कर पाए तो फिर वो नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है। और H2O2 हम अच्छी तरह से जानते हैं, ये ओपन बुक स्ट्रक्चर होता है, बुक खुली हुई है, ये मिडिल बुक है, इस तरह से बुक खुली हुई है। तो इधर ऑक्सीजन है, इधर ऑक्सीजन है, ये एक हाइड्रोजन यहां से निकल रहा है, एक हाइड्रोजन अपोजिट डायरेक्शन में यहां से निकल रहा है, बट दोनों हाइड्रोजन इधर है, मेरी तरफ है। आप इमेजिन करके देख सकते हैं। आप एक बार भी इसको इस तरह से नहीं रख पाएंगे सामने इमेजिनरी टेबल पे कि इसके दोनों हाइड्रोजन और दोनों ऑक्सीजन एक साथ टेबल को टच कर जाएं। तो ये नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है। मैच कहाँ कर रहा है? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर ए आने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव किया जाए। H2O2 का स्ट्रक्चर क्या होता है? नॉन प्लेनर होता है, ये हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है। वॉल्यूम स्ट्रेंथ पे आ जाते हैं। अब भाई वॉल्यूम स्ट्रेंथ और नॉर्मेलिटी और मोलरिटी में क्या रिलेशन है, डायरेक्ट याद रखें। वैसे तो कंप्लीट डेरिवेशन है, बट यहाँ डेरिवेशन डिस्कस करने का इतना टाइम हमारे पास होता नहीं है और डायरेक्ट फॉर्मूले से हमारा काम भी चल जाता है, तो ऐसी कोई इसमें दिक्कत वाली बात भी नहीं। मोलरिटी जो होती है वो कैसे फाइंड करते हैं? वॉल्यूम स्ट्रेंथ जो आपको दे रखी है H2O2 के लिए, उसको डिवाइड कर दें सीधे सीधे 11.2 से, मोलरिटी आ जाएगी। और नॉर्मेलिटी कैसे आएगी? जो आपको वॉल्यूम स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है उसको डिवाइड कर दें किससे? 5.6 से, ये क्या आ जाएगी? नॉर्मेलिटी। अब इसको यहाँ पे अप्लाई कर लें, आपका आंसर आ जाएगा। भाई नॉर्मेलिटी कितनी दे रखी है? 1.5। वॉल्यूम स्ट्रेंथ हमें फाइंड करनी है और डिवाइड कितने से करना था? 5.6 से। 5 से मल्टीप्लाई करें, देखें कितना आ रहा है, आंसर बी आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव किया जाए। ये मैंने पहले से स्ट्रक्चर बना के रख दिए हैं ताकि टाइम थोड़ा सा बचे। हमसे पूछा गया है कि H2O2 में जो OOH एंगल होता है वो कितना होता है। दिक्कत है, दिक्कत ये है कि एनसीईआरटी में हमें दो स्ट्रक्चर मिलते हैं, एक गैस फेज का, एक सॉलिड फेज का। और नॉर्मली H2O2 जो आपको मिलता है वो लिक्विड में मिलता है। तो देखो गैस फेज में तो OOH एंगल आता है 94.8 और सॉलिड फेज में ये जो एंगल आता है वो आता है 101.9 डिग्री। ऑब्वियस सी बात है, गैस और सॉलिड के बीच में लिक्विड आएगा, लिक्विड फेज में ये जो एंगल आएगा इन दोनों के बीच में आएगा। इन दोनों के बीच की जो रेंज है वो कौन सी है? 97 डिग्री। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होने वाला है? डी। और यहाँ से आप ये भी समझ सकते हैं कि ये कौन सा है? ओपन बुक स्ट्रक्चर है। गैस फेज में ये वो 111.5 डिग्री के एंगल पे खुली हुई होती है
और सॉलिड फेज में ये बुक 90.2 डिग्री के एंगल पे खुली हुई होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव किया जाए। हाइड्रोजन पेरोक्साइड मॉलिक्यूल क्या है? अब वैसे तो ये टेट्रा एटॉमिक है क्योंकि टोटल एटम क्या है 4 है, बट फिर भी हम टाइप ऑफ एटम के बिहाफ पे इसको दे देते हैं। मजबूरी है भाई, जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग जाना पड़ेगा। और वैसे भी 1991 के आसपास का आया हुआ क्वेश्चन है, काफी पुराना है, मे भी पॉसिबल कि ये क्वेश्चन ही बोनस हो गया हो। फिर भी जो ऑप्शन अवेलेबल है उसके बिहाफ पे हम आंसर दें तो H2O2 वैसे तो टेट्रा एटॉमिक है, बट ठीक है, आप दो टाइप के एटम हैं तो इसके बिहाफ पे डाई एटॉमिक बोल सकते हो, या फिर केवल और केवल एनायन बनाने वाले जो एटम है वो दो हैं, उसके बिहाफ पे डाई एटॉमिक बोल दें। और H2O2 से जो आयन बनता है वो कौन सा बनता है? O2 डाई नेगेटिव, H2 डाई नेगेटिव आयन। तो आंसर क्या दे दें? सी। बेटा ये मजबूरी में दिया गया आंसर है ना? विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, अभी थोड़ी देर पहले H2O2 का हमने ओपन बुक स्ट्रक्चर बनाया जो इस टाइप का होता है। H2O2 की रिएक्शन करेंगे H2S के साथ तो क्या होगा? बेटा H2S के लिए कोई भी आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिल जाए, ये कोलॉइडल सल्फर बना देता है, सल्फर का कोलॉइडल सॉल्यूशन बना देता है, और हाइड्रोजन आपको मोस्ट ऑफ द केसेस H2O के फॉर्म में बाहर निकलता हुआ मिलेगा। H2O2 भी है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो जब आप H2S के साथ H2O2 की रिएक्शन कराएंगे ना, तो ये सल्फर को -2 से 0 में ऑक्सीडाइज कर देगा और खुद कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? H2O में। ये आपकी ओवरऑल रिएक्शन है, जहां पर H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडेशन। वैसे तो हमसे अगर पूछा जाए कि ये रिएक्शन किसका एग्जांपल है तो रेडॉक्स है, और रेडॉक्स है तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों ही एक साथ होंगे। भाई अगर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है सल्फर का, तो ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? रिडक्शन भी तो हो रहा है, बट मजबूरी है, हमें दो में से किसी एक को चुनना है। तो फिर हम देखें ना कि H2O2 क्या करा रहा है। H2O2 क्या करा रहा है? ऑक्सीडेशन। आंसर बी आ जाएगा। नेक्स्ट, हैवी वाटर के बारे में हमें स्टेटमेंट देना है। तो अगर एनसीईआरटी उठाएंगे तो वहां पे सीधे सीधे आपको ये स्टेटमेंट मिल जाएगा कि हैवी वाटर एज अ मॉडरेटर यूज होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में। मोर एसोसिएटेड है, वही सी बात है, हाइड्रोजन बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ आपको D2O में ज्यादा मिलती है और H2O में ये स्ट्रेंथ आपको कम मिलती है। और H बॉन्ड की स्ट्रेंथ जहां पर ज्यादा होगी वहां पर मॉलिक्यूल पास पास होंगे, और मॉलिक्यूल पास पास होने का मतलब एसोसिएट ज्यादा हो रहे हैं। तो हैवी वाटर इज मोर एसोसिएटेड देन ऑर्डिनरी वाटर, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इफेक्टिव सॉल्वेंट ऑर्डिनरी वाटर के कंपेयर में हैवी वाटर है, बिल्कुल गलत बात है बेटा। इसके लिए आप डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यूज देखें, और डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट H2O का ज्यादा होता है D2O से, और सॉल्वेंट की जो इफेक्टिविटी है वो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसका ज्यादा मिलता है आपको? H2O का। सो H2O इफेक्टिव सॉल्वेंट होता है D2O के कंपेयर में। तो स्टार्टिंग के दो स्टेटमेंट आपके पास सही है, तीसरा गलत है, यानी आंसर क्या आने वाला है? ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। द एज ऑफ एडजॉर्प्शन ऑफ हाइड्रेटेड अल्कली मेटल आयंस ऑन एन आयन एक्सचेंज रेजिन फॉलो ऑर्डर। आसान सा काम है बेटा। एडजॉर्प्शन में ना एक्वस सॉल्यूशन बनाओगे, समझना, पहले हम साइज की बात कर लें। साइज अगर आप देखोगे नॉर्मल कंडीशन में तो ग्रुप में अप टू डाउन जाने पर साइज इंक्रीज होता है, ठीक है, ग्रुप में अप टू डाउन जाने पर साइज इंक्रीज होता है। लेकिन अगर इनके आगे एक सिंपल सा वर्ड लगा देता ना बेटा मैं, एक्वस या एक्वस, तो साइज जस्ट अपोजिट हो जाता है। और ऐसा क्यों होता है? ये होता है एक्सेसिव हाइड्रेशन की वजह से। और साइज का ऑर्डर अपोजिट हो गया, जो सबसे छोटा आयन था वो सबसे बड़ा हो गया, जो सबसे बड़ा था वो क्या हुआ? सबसे छोटा हुआ। दरअसल होता क्या है ना, जो स्मॉल साइज आयन होता है ना उसका मल्टी लेयर्ड हाइड्रेशन होता है, ढेर सारे H2O जोड़ते हैं, एक लेयर बनाते हैं, उसके ऊपर दूसरी लेयर बनाते हैं, उसके ऊपर तीसरी लेयर बनाते हैं, ये मल्टी लेयर्ड हाइड्रेशन करते हैं। कि जो आपके पास लार्ज साइज आयन होता है ना
वो लार्ज साइज आयन में आपको सिंगल लेयर्ड हाइड्रेशन होता हुआ दिखाई देता है। तो नॉर्मली सीजियम बड़ा है ना, लिथियम छोटा है, लेकिन जब हाइड्रेशन होगा ना तो हाइड्रेशन के बाद आपको सीजियम छोटा दिखाई देगा, लिथियम बड़ा दिखाई देगा। और एडजॉर्प्शन इसके बिहाफ पे ही आपको मिलता है। लिथियम का आसानी से एडजॉर्प्शन हो जाता है, रुबिडियम का नहीं होता। ग्रुप में अप टू डाउन जाने पर ये जो एडजॉर्प्शन टेंडेंसी है आयन एक्सचेंज रेजिन में, वो क्या होती है, डिक्रीज होती हुई दिखाई देती है। आंसर क्या आएगा, बी आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। द सीक्वेंस ऑफ आयोनिक मोबिलिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। पहली चीज तो हमें पता होना चाहिए, आयन जितना छोटा होगा उतनी तेजी से मूव करेगा। इन शॉर्ट, आयनिक मोबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मिलने वाली है किसके, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल मिलने वाली है किसके, साइज के। साइज जितना छोटा होगा आयनिक मोबिलिटी उतनी ज्यादा आएगी। और साइज के बारे में अभी थोड़ी देर पहले ही हमने डिस्कस किया है, याद करो। अगर आप नॉर्मल वे में देखोगे तो ग्रुप में अप टू डाउन जाने पर साइज इंक्रीज होता है। लिथियम से ज्यादा सोडियम का मिलता है, सोडियम से ज्यादा पोटेशियम का, उससे ज्यादा रुबिडियम का, उससे ज्यादा सीजियम का। ये ग्रुप में अप टू डाउन जाने पर साइज है। मतलब आप प्योर स्टेट में ले लो, सॉलिड स्टेट में या प्योर लिक्विड स्टेट में, ये आएगा। लेकिन जैसे ही आप H2O ऐड करोगे ना, एक्वस सॉल्यूशन बनाओगे, जो सबसे छोटा आयन है वो तो सबसे बड़ा हो जाएगा, और जो सबसे बड़ा आयन है वो सबसे छोटा हो जाएगा। तो साइज का जो ऑर्डर आपको मिलने वाला है जस्ट अपोजिट मिलने वाला है। ग्रुप में अप टू डाउन जाने पर हाइड्रेटेड आयन का ये साइज क्या होता हुआ दिखाई देगा, आपको डिक्रीज होता हुआ दिखाई देगा। ऑब्वियस बात है, आयनिक मोबिलिटी एक्वस सॉल्यूशन में सबसे छोटे आयन की आएगी, और एक्वस सॉल्यूशन का सबसे छोटा आयन कौन है, सीजियम। और मैक्सिमम किसके लिए आएगी, लिथियम के लिए। ऑल्दो यहाँ पर लिथियम ऑप्शन में है नहीं, तो आप लिथियम के बाद नेक्स्ट कौन जाता है, सोडियम आ जाता है। सोडियम के लिए आयनिक मोबिलिटी क्या आने वाली है, मिनिमम। उससे ज्यादा किसमें आने वाली है, पोटेशियम में। उससे ज्यादा किसमें आने वाली है, रुबिडियम में। उससे ज्यादा किसमें आने वाली है, सीजियम में। और आंसर क्या आने वाला है, डी। चलिए नेक्स्ट, ये पूरा मैंने फ्लो डायग्राम पहले से बना दिया है। आप देखें, एक सब्सटेंस ए है, उसको वाटर से रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, एक गैस मिलती है बी, और ये कंबसेबल गैस है। और साथ ही साथ आपको एक सॉल्यूशन भी मिलता है सी। इस एक्वस सॉल्यूशन को जब आप एलिमेंट डी से ट्रीट करते हैं तो वापस से आपको कंबसेबल गैस बी मिल जाती है। कंबसेबल गैस बी तब भी मिलती है जब डी को डाइल्यूट H2SO4 से ट्रीट किया जाता है। और ए जो है वो गोल्डन येलो कलर शो कर रहा है। पहली बात तो अल्कली मेटल के कलर हमें याद होने चाहिए। हमें पता है कि लिथियम जो होगा वो किस तरह का कलर देगा, सोडियम किस तरह का कलर देगा। तो गोल्डन येलो कलर किसका होता है, सोडियम का होता है ना। तो ये जैसे ही गोल्डन येलो वर्ड आपको देखने को मिला था ना, वहां से हमें समझ में आ गया था कि ये तो सोडियम होना चाहिए, और यहाँ से आंसर भी आ गया था। ये तो हो गया शॉर्टकट। अब क्वेश्चन पे आते हैं। दरअसल ए अगर सोडियम है तो सोडियम वाटर से रिएक्शन करके क्या बनाता है, हाइड्रोजन प्लस NaOH। यानी आपके पास जो सॉल्यूशन है वो क्या है, NaOH है। और बी जो गैस आपको मिल रही है वो क्या है, हाइड्रोजन है। अब NaOH के साथ भी डी रिएक्ट कर रहा है, और H2SO4 के साथ भी डी रिएक्ट कर रहा है। तो डी कोई एम्फोटेरिक मेटल होनी चाहिए। डी क्या होनी चाहिए, एम्फोटेरिक मेटल। क्योंकि एम्फोटेरिक मेटल ही क्या करती है, एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करती है। और डेफिनेटली जिंक एक एम्फोटेरिक मेटल है, एल्यूमिनियम भी एम्फोटेरिक मेटल है। फिर हमने ये जिंक वाला केस क्यों लिया, क्योंकि स्टार्टिंग तो हमें सोडियम से ही करनी है ना। गोल्डन येलो कलर पोटेशियम का थोड़ी होता है। सो यहाँ पे सोडियम था, वाटर से ट्रीट किया, हाइड्रोजन NaOH बनाया। और NaOH से जब जिंक को रिएक्ट कराओगे ना तो क्या मिलेगा, H2 + Na2 ZnO2, सोडियम जिंकेट बनता है, हाइड्रोजन रिलीज होती है। और डाइल्यूट H2SO4 से ट्रीट कराओगे तब भी हाइड्रोजन बनेगी और ZnSO4 बनेगा। हमारा आंसर क्या आएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following properties of alkali metal increases in magnitude as the atomic number rises। अगर आप एटॉमिक नंबर इंक्रीज करते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी आपको इंक्रीज होती हुई मिलती है,
भाई ग्रुप में अप टू डाउन जाने पर एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है और ग्रुप में अप टू डाउन जाने पर आयनिक रेडियस भी इंक्रीज होती है, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है और फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ये भी डिक्रीज होती है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या आने वाला है? फर्स्ट। नेक्स्ट, सॉल्ट लाइक हाइड्राइड है, डायरेक्ट सिंथेसिस किया जा रहा है, थर्मल स्टेबिलिटी बतानी है। तो बेटा जब भी स्मॉल साइज आयन मिले ना, ध्यान दीजिए, जब आपको दिखाई दे लार्ज साइज एनायन दिखाई दे, लार्ज साइज एनायन से मेरा मतलब है कार्बोनेट आपको दिख जाए, आपको सल्फेट दिख जाए, आपको नाइट्रेट दिख जाए, एक से ज्यादा एटम, ये सारे क्या है? लार्ज साइज आयन है। लार्ज साइज आयन के लिए थर्मल स्टेबिलिटी पोलराइजेशन से आप फाइंड करते हैं रिलेशन। थर्मल स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगी पोलराइजेशन के। लेकिन जब केस आपको किसका दिखाई दे, स्मॉल साइज एनायन का दिखाई दे, स्मॉल साइज एनायन में जैसे फ्लोराइड हुआ, आप काफी हद तक क्लोराइड को ले सकते हैं, ऑक्साइड को ले सकते हैं, नाइट्राइड को ले सकते हैं, ये सारे स्मॉल साइज एनायन है। आप हाइड्राइड को ले सकते हैं। तो स्मॉल साइज एनायन के लिए थर्मल स्टेबिलिटी जो होती है वो लेटिस एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। फिलहाल हमें हाइड्राइड दिए गए, यानी हम कंसेप्ट किसका लगाएं? लेटेस्ट एनर्जी का लगाएं, इसके बेहाफ पे आंसर निकालें। और लेटेस्ट एनर्जी आप अच्छी तरह से जानते हैं, आयन का साइज जितना छोटा होगा लेटेस्ट एनर्जी उतनी ज्यादा मिलेगी। तो देखें जरा, ग्रुप में सबसे छोटा कौन है? लिथियम है। तो लिथियम का हाइड्राइड के साथ जो कॉम्बिनेशन होगा उसकी लेटेस्ट एनर्जी मैक्सिमम मिलेगी। लेटेस्ट एनर्जी मैक्सिमम मिलेगी तो उसकी थर्मल स्टेबिलिटी भी मैक्सिमम मिलेगी। सीजियम आपको सबसे बड़ा दिखाई देगा और आयन का साइज जितना बड़ा होगा लेटेस्ट एनर्जी उतनी कम आएगी, थर्मल स्टेबिलिटी भी उतनी कम आएगी। तो ऑन द बेसिस ऑफ लेटेस्ट एनर्जी हमारा आंसर क्या आएगा? बी आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव किया जाए। लेटेस्ट एनर्जी हाईएस्ट कहाँ होगी? अभी हमने देखा लेटेस्ट एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पॉजिटिव चार्ज के, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नेगेटिव चार्ज के। लेटेस्ट एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है कैटायन के साइज के और लेटेस्ट एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एनायन के साइज के। चार्ज अगर हम देखें तो सब पे +1 -1 चल रहा है, यानी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बेस पे तो हम चेक कर नहीं सकते। सबके अंदर एनायन भी एक जैसा है तो एनायन के साइज से चेक नहीं कर सकते, तो बचा क्या? ये था। इस कंसेप्ट को आप लगा दें। ग्रुप में अप टू डाउन जाने पर अल्कली मेटल में साइज इंक्रीज होता है और साइज इंक्रीज होगा तो लेटेस्ट एनर्जी डिक्रीज होगी। मैक्सिमम साइज किसका है? सीजियम का। लेटेस्ट एनर्जी क्या है? मिनिमम। मिनिमम साइज किसका है? सोडियम का। लेटेस्ट एनर्जी क्या होगी? मैक्सिमम। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर सी आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। विच ऑफ द अल्कली मेटल क्लोराइड फॉर्म डाइहाइड्रेट सॉल्ट? सबसे पहली बात तो आपको ये याद रखनी है कि हाइड्रेट के फॉर्म में एक्सिस्ट करने की टेंडेंसी तब ज्यादा होती है जब आप आयन डायपोल अट्रैक्शन आसानी से लगा पाते हो। और अगर इतना भी नहीं लगाना है तो आप एक सिंपल सा फॉर्मूला लगा लो भाई, टेंडेंसी टू एक्सिस्ट इन फॉर्म ऑफ हाइड्रेट। हाइड्रेट के फॉर्म में एक्सिस्ट करने की जो टेंडेंसी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगी पोलराइजेशन पावर ऑफ कैटायन। कैटायन का पोलराइजेशन पावर जहां ज्यादा दिख जाए ना, समझ जाना वहीं पर आपको हाइड्रेट के फॉर्म में एक्सिस्ट करने की टेंडेंसी है। और उसी के बिहाफ पर हम बोल सकते हैं कि अल्कली मेटल के क्लोराइड में सिर्फ और सिर्फ लिथियम क्लोराइड है जो हाइड्रेट बनाता है, बाकी नहीं बनाते। लिथियम क्लोराइड LiCl.2H2O के फॉर्म में एक्सिस्ट करता है। अल्कली अर्थ मेटल में सारी हाइड्रेट बनाते हैं। आप देखो बेरिलियम, तो बेरिलियम क्लोराइड BeCl2.4H2O के फॉर्म में मिलता है। मैग्नीशियम MgCl2.6H2O के फॉर्म में मिलता है। कैल्शियम CaCl2.6H2O के फॉर्म में मिलता है। सारी जैसे स्ट्रॉन्शियम SrCl2.6H2O के फॉर्म में मिलता है। बेरियम BaCl2.6H2O के फॉर्म में, सारे के सारे हाइड्रेट बनाते हैं। तो क्या याद रखना है? अल्कली मेटल में केवल और केवल लिथियम क्लोराइड है जो हाइड्रेट के फॉर्म में एक्सिस्ट करता है, बाकी नहीं। अल्कली अर्थ मेटल में सारे के सारे हाइड्रेट के फॉर्म में एक्सिस्ट करेंगे।
और ग्रुप में अप टू डाउन जाने पर टेंडेंसी टू एक्सिस्ट इन फॉर्म ऑफ हाइड्रेट डिक्रीज होती है। जितना ज्यादा कैटायन का पोलराइजेशन पावर, उतनी ही प्रोबेबिलिटी इस बात की है कि वो आपको हाइड्रेट के फॉर्म में मिल जाएगा। आंसर क्या आने वाला है? ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्रूड सोडियम क्लोराइड अगर हमने लिया है तो उसमें क्या क्या होगा और क्या क्या नहीं होगा। भाई नमक का ये तो याद ही रखना है ना आपको। जब आप क्या करते हो, NaCl को, नमक को बनाते हो, सॉल्ट को बनाते हो ब्राइन से, आप सी वाटर से आप NaCl को बनाते हो, तो वहां पर आपको सोडियम सल्फेट साथ में आते ही है, कैल्शियम सल्फेट आता है, मैग्नीशियम सल्फेट आता है, सॉरी मैग्नीशियम क्लोराइड आता है, सल्फेट नहीं आता। देखिए मैग्नीशियम क्लोराइड तो मिलेगा, मैग्नीशियम सल्फेट नहीं मिलता, ये हमें याद होना चाहिए। आंसर है ये। तो 27 तो सीधा याद करने वाला क्वेश्चन हुआ बेटा। कास्टनर केल्नर सेल को मरकरी कैथोड सेल के नाम से भी जाना जाता है। कास्टनर केल्नर सेल को क्या होता है कि इसमें जो एनोड होता है वो जरूर आप इसका ग्रेफाइट का बना सकते हैं, बट कैथोड जो होता है वो हर हाल में किसका होता है? मरकरी का होता है। तो मरकरी कैथोड सेल के नाम से जानते हैं। क्या करते हैं इसमें? इसमें NaCl का एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं, इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराया जाता है। इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे तो एनोड पे तो क्या होता है? ऑक्सीडेशन। एनोड पे Cl माइनस Cl2 में कन्वर्ट होता है ना, और ये इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाते हैं। कैथोड पे होता है रिडक्शन। अब कैथोड पे रिडक्शन कैसे होता है? सबसे पहले तो आपके पास NaCl में क्या था? Na+ था। ये Na+ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, कन्वर्ट होता है सोडियम में, और सोडियम मरकरी के साथ अमलगम बना जाता है NaHg। ये सोडियम अमलगम है, ये रिएक्ट करता है वाटर के साथ और फाइनली आपको मिल जाता है क्या? NaOH, और मरकरी आपका अलग हो जाता है। कहानी ये है। हाइड्रोजन रिलीज होती है, तो एनोड पे जो गैस रिलीज होती है वो क्लोरीन, कैथोड पे जो गैस रिलीज होती है वो है हाइड्रोजन। NaOH कहाँ बनता है? कैथोड पे। और कैथोड किसका बना हुआ होता है? मरकरी का। सो कास्टनर केल्नर सेल में ब्राइन इलेक्ट्रोलाइज किया जाता है। NaCl के एक्वस सॉल्यूशन को हम ब्राइन बोलते हैं, तो काफी हद तक बात सही है। यूजिंग ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड, कोई जरूरी नहीं है कि ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड ही मिलेगा, हमें तो मरकरी कैथोड मिलेगा। मॉर्टेन सोडियम क्लोराइड इलेक्ट्रोलाइज किया जाता है, ये तो बात ही गलत हो गई। सोडियम अमलगम बनता है मरकरी कैथोड पर, बिल्कुल हमने सोडियम अमलगम बनाया है। ब्राइन इज इलेक्ट्रोलाइज विथ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, बार बार बात हम कर रहे हैं, मरकरी कैथोड है, तो हमें आंसर उसके बिहाफ पे देना पड़ेगा ना बेटा। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर क्या आने वाला है? सी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? सोडियम मेटल लिक्विड अमोनिया में डिजोल्व होकर ब्लू सॉल्यूशन देती है। बिल्कुल, अल्कली मेटल को जब आप लिक्विड अमोनिया में डिजोल्व करते हैं तो ये डिजोल्व हो जाती हैं। ये मामला कुछ इस तरह का मिलता है। NH3 तो साथ में आ जाता है किसके? सपोज XNH3 थे, मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूँ रिएक्शन को, ऐसे ही लिख देते हैं ना। तो NH3 आ जाता है मेटल के साथ, और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो भी NH3 के साथ मिलता है। ऐसे लगता है जैसे कि आपने एक कॉम्प्लेक्स बना रखा हो। ये नंबर आप चाहो तो चेंज कर सकते हो, तो रैंडमली मैंने अपनी मर्जी से ले लिया एक्स वाई, कुछ नहीं है। ये जो इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई देता है ना, इसको हम बोलते हैं अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। इस अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से बहुत सारे कैरेक्टर क्रिएट होते हैं बेटा। जैसे ये जो सॉल्यूशन होते हैं वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। क्यों स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं? अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन आसानी से मिलेगा। इनमें इंटेंस डार्क कलर मिलते हैं, उसके लिए भी इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार है। कंडक्टेंस अच्छी खासी आती है, वो इन दोनों की वजह से है। ये लिक्विड अमोनिया का केस है। लिक्विड अमोनिया में अल्कली मेटल भी घुल जाते हैं, अल्कली अर्थ मेटल भी घुलते हैं, उनके कैरेक्टर भी करीब करीब एक जैसे मिलते हैं। याद रखिएगा बेटा, बेरिलियम और मैग्नीशियम ये लिक्विड अमोनिया में डिजोल्व नहीं होते, क्योंकि इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत हाई होती है, इलेक्ट्रॉन निकालना आसान नहीं होता। और ये वजह है कि ये फ्लेम टेस्ट भी नहीं देते। बेरिलियम मैग्नीशियम हाई आयोनाइजेशन एनर्जी की वजह से फ्लेम टेस्ट नहीं देते हैं। बेरिलियम मैग्नीशियम हाई आयोनाइजेशन एनर्जी की वजह से लिक्विड अमोनिया में डिजोल्व भी नहीं होते हैं। ये आपके एग्जाम में आ सकते हैं बेटा क्वेश्चन, याद रखिएगा। तो ये तो पहला।
प्योर सोडियम मेटल डिजॉल्व इन लिक्विड अमोनिया टू गिव ब्लू सॉल्यूशन, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, हमें इनकरेक्ट वाला फाइंड करना है। NaOH ग्लास से रिएक्ट करता है टू गिव सोडियम सिलिकेट। भाई NaOH है, ग्लास में क्या है, सिलिका है, रिएक्ट कर जाएगा और Na2SiO3 बनाता है सोडियम सिलिकेट। याद रखना जितने भी सिलिकेट हैं इनसॉल्युबल होते हैं एक्सेप्ट दिस वन। सोडियम सिलिकेट सॉल्युबल होता है और इसका यूज होता है एज अ फिलर, खास करके सोप वगैरह कॉस्मेटिक के आइटम जो बनाते हैं उसमें डाल देते हैं इसको, सोडियम सिलिकेट को। एक तो सस्ता पड़ता है, ट्रांसपेरेंट है और वाटर सॉल्युबल है, तो सोप फॉर्मेशन में एज अ फिलर यूज होता है। सारे सिलिकेट इनसॉल्युबल हैं बट सोडियम सिलिकेट क्या है, सॉल्युबल है। इसे हम वाटर सॉल्युबल ग्लास भी बोलते हैं, नाम याद रखिएगा। सो बी स्टेटमेंट सही जा रहा है। एल्यूमिनियम NaOH एक्सेस के साथ ट्रीट करेगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, ये गलत है भाई। अगर एल्यूमिनियम है और उसको आप NaOH से ट्रीट कराओगे ना तो ये सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनाता है NaAlO2 और हाइड्रोजन रिलीज करता है। आप चाहो तो NaAlO2 को आगे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में इस तरह से भी लिख सकते हो, क्योंकि वाटर है, वाटर के साथ मिलकर ये फाइनली कन्वर्ट तो इसी में होता है NaAlOH4। सो आपका क्वेश्चन नंबर 29 में सी स्टेटमेंट रॉन्ग जा रहा है, यही हमारा आंसर होगा। बाइकार्बोनेट कोई भी हो उसको हीट करने पे कार्बोनेट मिलता है, ये हम अच्छी तरह से जानते हैं, तो डी तो सही स्टेटमेंट है ही सही। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस फ्यूज्ड NaOH इज इलेक्ट्रोलाइज्ड। याद ही करना है, कास्टनर प्रोसेस, वैसे आपके एनसीईआरटी में भी नहीं है, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। यहां पर हमसे पूछा गया फ्यूजन मिक्सचर क्या है, तो भाई सोडियम कार्बोनेट और पोटेशियम कार्बोनेट का जो कॉम्बिनेशन होता है ये होता है फ्यूजन मिक्सचर। याद रखें ये कुछ नाम, अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ से एक नहीं 2 से 3 नाम हमें याद रखने को मिलते हैं। सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, इनका जो मिक्सचर है इसको हम फ्यूजन मिक्सचर के नाम से जानते हैं। इसके अलावा ये जो आपको सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O दिखाई दे रहा है, ये दरअसल क्या है, वॉशिंग सोडा है। इसके अलावा यहाँ पर दिख रहा होगा NaHCO3। NaHCO3 क्या होता है, ये बेकिंग सोडा होता है, ठीक है। और इसके अलावा कुछ नाम आप चाहें तो और याद रख सकते हैं, जैसे NaNO3 और KNO3, ये भी कई बार एग्जाम में पूछते हैं। NaNO3 किस नाम से जाना जाता है, चिले सॉल्ट पीटर। और पोटेशियम नाइट्रेट को किस नाम से जानते हैं, तो इसको इंडियन सॉल्ट पीटर। ये 2 नाम और आप याद रख सकते हैं, एग्जाम में पूछते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। द फंक्शन ऑफ सोडियम पंप। मुझे लगता है बायोलॉजिकल प्रोसेस बेटा मेरे से कहीं ज्यादा आपको याद होगी, आप बायोलॉजी ही पढ़ रहे हैं, हमारे तो जमाना हो गया बेटा बायो पढ़े हुए। बट इतना जरूर याद है कि इसमें क्या पोटेशियम सोडियम के साथ साथ और भी रहता है, आंसर ए रहेगा। नेक्स्ट, मैग्नीशियम रिएक्ट करता है एक एलिमेंट X के साथ, आयनिक कंपाउंड बनाता है, ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन दिया है X का। इसमें ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन देख के समझ में आ रहा है कि ये जो X होगा वो नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन से जो आयन बनता है वो बनता है नाइट्राइड N3-। तो मैग्नीशियम के साथ आयनिक बनाना है तो मैग्नीशियम +2 है, N3- है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो और फॉर्मूला लिख दो, क्या बनेगा Mg3N2 यानी X2, Mg3X2, आंसर डी आएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। अल्कली मेटल के कंपेयर में अल्कलाइन अर्थ मेटल में क्या आपको चेंज दिखाई देता है, तो बेटा यहाँ पर एक वर्ड आता है मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ। मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ जब भी देखना हो ना तो आप क्या करो, N-1D, इसके तो क्या देखा करो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखा करो, और आउटर मोस्ट ऑर्बिट का जो S सबशेल है इसके क्या करो, सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन है वो देखा करो। यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखना है, यहाँ सारे इलेक्ट्रॉन देखना है। ये सम जहां पर ज्यादा आएगा वहां मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा आएगी।
आपने देखा होगा मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ फर्स्ट ए की सबसे कम है, उससे ज्यादा सेकंड ए की है, और उससे ज्यादा मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है आपको डी ब्लॉक में मिलती है। रीजन बिहाइंड दैट, में 1s1 कॉन्फ़िगरेशन के साथ एक ही इलेक्ट्रॉन है जो मेटेलिक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है। सेकंड ए में NS1 बोल दो, 1s1 तो मैंने गलती से हाइड्रोजन के लिए लिख दिया, NS1 लिथियम सोडियम पोटेशियम। सेकंड ए में NH2 कॉन्फ़िगरेशन के साथ क्या होता है, दो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो मेटेलिक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। इनके N-1d में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता, ना तो अल्कली मेटल में ना अल्कली अर्थ मेटल में। हाँ, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में जरूर होते हैं। N-1 का जो डी होता है इसमें 1 to 10 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं आपको, और NS मिलते हैं 1 और 2। ऑब्वियसली बात है, इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट करेंगे, डी के इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट करेंगे, मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होने से क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं बेटा, ये मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आते हैं। इसीलिए देखो अल्कली मेटल जो होती हैं वो सॉफ्ट होती हैं, इनको आप चाकू से काट सकते हैं, नाइफ से काट सकते हैं। अल्कली अर्थ मेटल जो होती हैं वो हार्ड होती हैं। क्यों, मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है। और इससे भी ज्यादा हार्ड कौन मिलेंगे आपको, डी ब्लॉक की मेटल्स मिलेंगे। सो अब यहाँ पे हम अपनी बातचीत करते हैं। कंपेयर्ड विथ अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कली मेटल में क्या है, आयनिक रेडियस स्मॉल होती है। क्या बेटा, एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर रेडियस क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो अल्कली मेटल की रेडियस ज्यादा मिलेगी आपको, अल्कलाइन अर्थ मेटल की क्या मिलेगी, कम मिलेगी। तो ए गलत हो गया। अल्कली मेटल के बॉइलिंग पॉइंट हाई होंगे अल्कली अर्थ मेटल के कंपेयर में, गलत बात है, क्योंकि अल्कली मेटल के लिए मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ कम मिलेगी। मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर कम मिलेगी तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम ही मिलेंगे अल्कलाइन अर्थ मेटल से। सेकंड भी आपका रॉन्ग स्टेटमेंट जा रहा है। हार्डनेस अल्कली मेटल की ज्यादा होगी, बिल्कुल गलत बात है। हार्डनेस कहाँ ज्यादा होगी, जहां मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ आपको ज्यादा मिलेगी। तो एक और आप फैक्ट याद रख सकते हैं कि जो हार्डनेस है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आती है मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ के, ये याद रखें। तो ग्रेटर हार्डनेस किस में है, अल्कली अर्थ मेटल में। लोअर आयोनाइजेशन एनर्जी, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि अपने अपने पीरियड में अल्कली मेटल के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी लोएस्ट मिलती है, ये बड़ी आसानी से इलेक्ट्रॉन देते हैं। आंसर क्या आएगा, डी। चलिए क्वेश्चन पे आ जाएं। विच ऑफ द फॉलोइंग एटम विल हैव द स्मॉलेस्ट साइज। फर्स्ट डे और सेकंड डे के लिए ये एक कंप्लीट ट्रेंड है, मुझे लगता है आप में से हर किसी ने इसको याद किया होगा। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। बेरियम का साइज तो क्या होता है, मिनिमम। उससे ज़्यादा साइज किसका मिलता है, लिथियम का। उससे ज़्यादा साइज मैग्नीशियम का, फिर सोडियम का, फिर कैल्शियम का। कैल्शियम से बड़ा स्ट्रोंशियम, उससे बड़ा बेरियम है। फिर नंबर पोटेशियम का आता है, फिर रुबिडियम और फिर सीजियम। इन शॉर्ट सीजियम का जो साइज है वो मैक्सिमम मिलेगा, बेरिलियम मिनिमम मिलेगा। मैंने रेडियो एक्टिव एलिमेंट इंक्लूड नहीं किए हैं। आंसर क्या है, सी। ये ट्रेंड याद रखिएगा बेटा, पैटर्न से याद रखने में थोड़ी सी आसानी होती है। HCl को पास किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। HCl was passed through a solution of calcium, magnesium and sodium chloride. Which of the following compound crystallize? अगर आप देखेंगे बेटा तो ये सॉल्ट बनाने की प्रोसेस है। जब आप सी वाटर को बाहर लेके आते हो तो उसमें कैल्शियम मैग्नीशियम क्लोराइड भी आपको मिलते हैं, और इनमें सॉल्युबिलिटी में डिफरेंस है। अगर आप सॉल्युबिलिटी देखेंगे तो मैग्नीशियम और कैल्शियम क्लोराइड की जो सॉल्युबिलिटी है वो ज्यादा है NaCl के कंपेयर में। तो जिसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है उसका प्रेसिपिटेट आसानी से नहीं बनता है, जिसकी सॉल्युबिलिटी कम होती है उसका प्रेसिपिटेट आसानी से बनता है। ये आपके पास एक कंटेनर था, कंटेनर में ये तीनों क्या थे, मेटल क्लोराइड थे, और इसमें आपने क्या किया है, HCl पास किया। HCl पास करने से क्या कर रहे हो आप, Cl माइनस का कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो, और Cl माइनस का कंसंट्रेशन बढ़ाने पर जिस क्लोराइड की सॉल्युबिलिटी सबसे कम है वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा, क्रिस्टलाइज हो जाएगा। तो कौन क्रिस्टलाइज होगा, NaCl। तो इसकी सॉल्युबिलिटी कम है, तो ये प्योर NaCl बनाने की मेथड है बेसिकली। आंसर क्या आएगा, ओनली NaCl B।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड। वैसे एम्फोटेरिक ऑक्साइड के लिए कुछ शॉर्टकट मैंने आपको बताए थे जब हम पीरियोडिक टेबल डिस्कस कर रहे थे, अगर आपको याद हो। बेगैरत आलू गाजर जी, बैगन आलू गाजर जी, सुनो मेरे प्रभु की वरना ऐसे बिना टेस्ट जी लें, ऐसी एक शॉर्टकट बताया मैंने, शॉर्ट ट्रिक बताई है, उसको देखिएगा। और मोस्ट ऑफ द केसेस जहां पर आपको एम्फोटेरिक ऑक्साइड मिलते हैं वहां हाइड्रोक्साइड भी मिलते ही हैं। बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक होता है। अल्कली अर्थ मेटल में रिमेनिंग जितने भी हाइड्रोक्साइड हैं वो बेसिक मिलते हैं। आंसर क्या आएगा? ए। नेक्स्ट, आयनिक कैरेक्टर पूछा गया है। और आयनिक कैरेक्टर के लिए आप किस पे जाते हैं? पोलराइजेशन पे। भाई आयनिक कैरेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? पोलराइजेशन के। और पोलराइजेशन के लिए क्या क्या चेक करते हैं आप अच्छी तरह से जानते हो, इससे पहले हम केमिकल बॉन्डिंग में बात कर चुके हैं। पोलराइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है पॉजिटिव ऑन कैटायन के। पोलराइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है नेगेटिव ऑन एनायन के। पोलराइजेशन एनायन के साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है। पोलराइजेशन कैटायन के साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आता है। फिलहाल चार्ज अगर देखेंगे तो +2 -1 का केस है हर जगह। कैटायन कहीं भी देख लें +2 में मिल रहा है, एनायन कहीं भी देख लें -1 में दिख रहा है। तो आपको फर्स्ट रूल अप्लाई नहीं करना, सेकंड रूल अप्लाई नहीं करना। क्यों? चार्ज के बिहाफ पे आप आंसर निकाल ही नहीं सकते। अच्छा एनायन सभी में H- है, तो आपको ये थर्ड नंबर पे जो रूल है इसको भी अप्लाई नहीं करना, क्योंकि एनायन का साइज क्या है? सेम है, तो बचता क्या है? कैटायन का साइज। और ग्रुप में अप टू डाउन जाने पर कैटायन का साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो पोलराइजेशन क्या मिलेगा? कम। और पोलराइजेशन कम मिलेगा तो आयनिक कैरेक्टर ज्यादा। इन शॉर्ट, अल्कली मेटल, अल्कली अर्थ मेटल में अगर एनायन आपने सेम रखा है ना, तो ग्रुप में अप टू डाउन जाने पर आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। बेरिलियम हाइड्राइड के पास आयनिक कैरेक्टर क्या मिलेगा? मिनिमम मिलेगा। और बेरियम हाइड्रोक्साइड के पास ये मैक्सिमम मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर क्या आने वाला है? ए। नेक्स्ट, हीट करने पर कौन CO2 रिलीज करते हैं? तो बेटा याद रखना, फर्स्ट ए में किसको छोड़ दें? लिथियम को छोड़ दें। बाकी सारे मेटल के जो कार्बोनेट हैं इनको हीट करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ये CO2 देते ही नहीं है। यहाँ पे M से मेरा मतलब कौन कौन? सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। और इसको छोड़ के कहीं भी आपको कार्बोनेट मिल जाए, रेस्ट ऑल इंक्लूडिंग लिथियम, उस मेटल कार्बोनेट को आप क्या करो? हीट कर दो। करने पर क्या होगा? ये ऑक्साइड बना जाएगा और CO2 रिलीज कर जाएगा। सो कौन सा कार्बोनेट है जो हीट करने पर CO2 नहीं देगा? सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, रुबिडियम कार्बोनेट, सीजियम कार्बोनेट। अब अगर क्वेश्चन ये पूछा कि कौन सबसे आसानी से CO2 देगा, तो थर्मल स्टेबिलिटी का कंसेप्ट थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है। पॉलीएटॉमिक एनायन के लिए, कार्बोनेट के लिए, सल्फेट के लिए, बाइसल्फेट के लिए, नाइट्रेट के लिए, सभी के लिए जो थर्मल स्टेबिलिटी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आती है किसके? पोलराइजेशन के। देखना है आसानी से CO2 दे दे। आसानी से CO2 कौन देगा? जिसकी थर्मल स्टेबिलिटी कम होगी। और थर्मल स्टेबिलिटी किसकी कम होगी? जहां पर पोलराइजेशन ज्यादा होगा। तो सोडियम कार्बोनेट से CO2 मिलनी नहीं थी, पोटेशियम कार्बोनेट से CO2 मिलनी नहीं थी, बचते हैं मैग्नीशियम और कैल्शियम कार्बोनेट। मैग्नीशियम साइज में छोटा है, पोलराइजेशन ज्यादा कराएगा, और पोलराइजेशन ज्यादा कराएगा तो ऑब्वियस सी बात है CO2 जल्दी देगा। अब एक चीज और याद रखना, सबसे आसानी से CO2 अल्कली अर्थ मेटल में कौन देगा? बेरिलियम कार्बोनेट। बेटा बेरिलियम कार्बोनेट की स्टेबिलिटी इतनी कम है कि आप खुला नहीं छोड़ सकते उसको। ओपन एनवायरनमेंट में रखोगे ब्रेक कर जाएगा, बेरिलियम ऑक्साइड प्लस CO2 बना देगा। इसी वजह से बेरिलियम कार्बोनेट को CO2 के एटमॉस्फेयर में रखा जाता है। अब आप बोलोगे कि CO2 के एटमॉस्फेयर में रखने से क्या फायदा है? फायदा है बेटा, ये बेरिलियम कार्बोनेट है, अगर आपने ऐसे ही रख दिया होता तो ये क्या बनाता? बेरिलियम ऑक्साइड CO2 बनाता, CO2 हवा में उड़ जाती। इसको बंद कंटेनर में रखो CO2 भर के, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अगर बढ़ा दो तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चली जाती है। ऑब्वियस सी बात है, अब कार्बोनेट डोमिनेट करेगा, बना रहेगा। तो लीचर-टर्लियर प्रिंसिपल लगाएं इसमें। क्या याद रखना है?
वापस से याद दिला रहा हूं, अल्कली मेटल के कार्बोनेट हीट करने पे CO2 नहीं देते, बट लिथियम कार्बोनेट हीट करने पे CO2 देता है, क्योंकि वो पोलराइजेशन ज्यादा कराता है। बाकी जितने भी कार्बोनेट हैं हीट करने पे CO2 दे देते हैं। अब कौन आसानी से CO2 देगा, कौन नहीं देगा, सिंपल सा पोलराइजेशन का कंसेप्ट लगा दो। पोलराइजेशन जितना बढ़ाते जाओगे उतनी आसानी से CO2 रिलीज होगी। और क्या कंसेप्ट याद रखना है, बेरिलियम कार्बोनेट को CO2 के एनवायरनमेंट में रखना पड़ता है, खुला छोड़ देंगे डिकम्पोज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल सल्फेट इन वाटर। ध्यान देना भाई, सेकंड ए में सल्फेट की सॉल्युबिलिटी हुई, कार्बोनेट की सॉल्युबिलिटी हुई, परक्लोरेट की सॉल्युबिलिटी हुई। इन सब के लिए ग्रुप में अप टू डाउन जाने पर, यानी बेरिलियम से लेके बेरियम तक जाने पर सॉल्युबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती हुई दिखाई देती है। क्लियर? बेरिलियम के सॉल्ट तक सॉल्युबिलिटी मैक्सिमम मिलती है, बेरियम तक मिनिमम मिलती है। अल्कली अर्थ मेटल की बात करें तो बेरिलियम सल्फेट की सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा आएगी, उससे कम मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, फिर स्ट्रोंशियम और फिर बेरियम। ये सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर होगा। इसमें से भी ये जो बेरिलियम और मैग्नीशियम सल्फेट जो आपको दिखाई दे रहे हैं वो तो क्या है, सॉल्युबल होते हैं। और आप जानते हैं लास्ट तक जाते जाते ये सल्फेट क्या हो जाते हैं, इनसॉल्युबल हो जाते हैं। कोई भी आयनिक कंपाउंड सॉल्युबल कब होता है, जब उसकी हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी को डोमिनेट करती है। और इनसॉल्युबल कब होता है, जब लैटिस एनर्जी हाइड्रेशन एनर्जी को डोमिनेट करती है। तो हो सकता है एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछें कि कौन से सल्फेट के लिए हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी से ज्यादा है। आंसर है बेरिलियम सल्फेट, क्योंकि ये घुल रहा है। कौन से सल्फेट के लिए हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी से कम है, आंसर है बेरियम सल्फेट, क्योंकि ये डिजोल्व नहीं हो रहा। तो ये कुछ फैक्ट और हैं जो एग्जाम में आते रहते हैं। फिलहाल यहाँ पे हमारा आंसर क्या आने वाला है, मैग्नीशियम सल्फेट की सॉल्युबिलिटी मैक्सिमम होगी, उससे कम कैल्शियम, फिर स्ट्रोंशियम, फिर बेरियम। आंसर आएगा सी। इसके अलावा लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 41 में। बेटा फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड, अगर इनके साथ आपको कैटायन क्या है, सेम दिखाई दे रहा है, तो आपको सिंपल सा कंसेप्ट लगाना है, मेल्टिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पोलराइजेशन। आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। पोलराइजेशन आयोडाइड का मैक्सिमम होता है, फ्लोराइड का मिनिमम होता है। तो फ्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट मैक्सिमम मिलेगा, आयोडाइड का मेल्टिंग पॉइंट मिनिमम मिलेगा। आपका आंसर आने वाला है क्या, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कलाइन अर्थ मेटल सल्फेट है हाइड्रेशन एंथैल्पी हायर देन लैटिस एंथैल्पी। थोड़ी देर पहले यही तो बात कर रहे थे। कौन घुलता है, बेरिलियम सल्फेट घुल जाता है। ये घुल जाता है तो इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी, किससे, लैटिस एंथैल्पी से। आंसर क्या आएगा, बी। वैसे जो सॉल्युबिलिटी की बात चली ही है तो कुछ ट्रेंड और याद रखिएगा बेटा। फर्स्ट ए के लिए कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट दोनों के लिए ही सॉल्युबिलिटी का ट्रेंड अल्कली अर्थ मेटल का जस्ट अपोजिट है। यानी लिथियम से लेके सीजियम तक कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट दोनों की ही सॉल्युबिलिटी डिक्रीज नहीं होती, इंक्रीज होती है। लिथियम कार्बोनेट की सॉल्युबिलिटी आपको मिनिमम मिलेगी, सीजियम कार्बोनेट की सॉल्युबिलिटी मैक्सिमम मिलेगी। इसके अलावा सॉल्युबिलिटी में आप चाहें तो फर्स्ट ए सेकेंड ए दोनों के लिए कंबाइंड वे में याद रखें, इनके ऑक्साइड और इनके हाइड्रोक्साइड दोनों के लिए, लिथियम से लेके सीजियम तक, बेरिलियम से लेके बेरियम तक सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है, इंक्रीज होती है, सॉरी, सॉल्युबिलिटी ग्रुप में अप टू डाउन इंक्रीज होती है। अगर इतने सॉल्युबिलिटी के ट्रेंड आपने याद रख लिए, हो गया काम। तो इतना तो हम याद रख ही सकते हैं, अदरवाइज तो सॉल्युबिलिटी बेटा इतना शानदार टॉपिक है, पूरा एक लेक्चर इस पे दिया जा सकता है, बट इतना टाइम हमारे पास है नहीं। तो एटलीस्ट ये फैक्ट तो हम याद रख सकते हैं। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर क्या है, बी है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज अ पेरोक्साइड। सबसे आसान काम है बेटा। पेरोक्साइड का कौन होता है, जहां पर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या मिलती है, -1, जहां पर O2 डाई नेगेटिव होता है।
अब KO2 में देखोगे तो K प्लस है और O2 माइनस है। O2 माइनस क्या होता है? सुपर ऑक्साइड। तो ये तो ऑक्साइड कौन सा है? सुपर ऑक्साइड है। अगर आप देखेंगे MnO2, तो MnO2 में मैग्नीज +4 है, ये -4 है। इन शॉर्ट इसमें ऑक्सीजन डाई नेगेटिव मिलने वाला है। और ऑक्सीजन डाई नेगेटिव क्या होता है? ऑक्साइड। तो MnO2 क्या है? ये ऑक्साइड है। NO2 नाइट्रोजन का ऑक्साइड है, इसमें भी ऑक्सीजन -2 में मिलती है। तो ये क्या है? ऑक्साइड है। ये क्या है? सुपर ऑक्साइड है। ये भी क्या है? ऑक्साइड है। बेरियम पेरोक्साइड चेक कर लो। बेरियम पेरोक्साइड में बेरियम +2 है, O2 डाई नेगेटिव है। मिल गया O2 डाई नेगेटिव। ये क्या होगा? पेरोक्साइड होगा। आंसर आएगा बी। नेक्स्ट, प्रॉपर्टी ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल दैट इंक्रीज विथ एटॉमिक नंबर। अल्कलाइन अर्थ मेटल में हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है एटॉमिक नंबर के साथ साथ। बिल्कुल सही है। सॉल्युबिलिटी सल्फेट की वो डिक्रीज होती है, हमने अभी अभी देखा। ग्रुप में अप टू डाउन जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? डिक्रीज होती है। और ग्रुप में अप टू डाउन जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिक्रीज होती है। तो हमारा आंसर क्या आएगा? ए। थोड़ी देर पहले ही हमने इस कंसेप्ट को डिस्कस किया है। Which of the following oxide is not expected to react with NaOH? भाई NaOH क्या है? बेस है ना। तो बेस बेस से रिएक्ट थोड़ी करेगा, बेस हमेशा एसिड से रिएक्ट करेगा, है ना। अब देखो बोरिक एनाइड्राइड एसिडिक होता है, SiO2 एसिडिक होता है, बेरिलियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक है। तो आपको ले देके बेसिक ऑक्साइड एक ही तो मिल रहा है, वो है कैल्शियम। तो कैल्शियम ऑक्साइड भी क्या है? बेस है। NaOH भी क्या है? बेस है। दोनों बेसिक हैं, तो इनके बीच की रिएक्शन नहीं होगी। आंसर क्या आएगा? ए। देखें बेटा, यहाँ पर भी हमसे थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछा गया है कार्बोनेट के लिए, और हम पहले ही लिख चुके हैं। पॉली एटॉमिक एनायन के लिए जो थर्मल स्टेबिलिटी है, उसके लिए हम पोलराइजेशन का कंसेप्ट लगाते हैं। थर्मल स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पोलराइजेशन। एक बार फिर से याद दिला दूं, ये कंसेप्ट हमें कहाँ कहाँ यूज करना है। कार्बोनेट के लिए आप ये कंसेप्ट यूज करें, बाइकार्बोनेट के लिए ये कंसेप्ट यूज करें, सल्फेट के लिए ये कंसेप्ट यूज करें, नाइट्रेट के लिए ये कंसेप्ट यूज करें, नाइट्राइट के लिए ये कंसेप्ट यूज कर सकते हैं। ऑल्दो नाइट्राइट कोई आपसे पूछेगा नहीं तो हटा दें। और कोइंसिडेंसली OH माइनस के लिए भी ये सेम कंसेप्ट चलता है। इसके लिए पोलराइजेशन लगाना, और पोलराइजेशन ग्रुप में अप टू डाउन डिक्रीज होता है। अगर आप कैटायन की बात कर रहे हैं, अल्कली मेटल अल्कली अर्थ मेटल की बात कर रहे हैं, पोलराइजेशन जो होता है कौन ज्यादा कराता है, फर्स्ट डे या सेकंड डे? तो ऑब्वियस सी बात है, सेकंड डे के जो कैटायन होते हैं वो ज्यादा पोलराइजेशन कराते हैं। रीजन बिहाइंड दैट, यहाँ चार्ज आपको +2 मिलता है, यहाँ चार्ज +1 मिलता है। और पोलराइजेशन तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही चार्ज पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है। तो यहाँ पर हम देखें पोटेशियम कार्बोनेट अल्कली मेटल है, और रिमेनिंग क्या है? अल्कली अर्थ मेटल है। तो पोटेशियम कार्बोनेट की तो थर्मल स्टेबिलिटी मैक्सिमम आएगी, क्योंकि उसके लिए पोलराइजेशन आपको मिनिमम मिलेगा। सबसे आगे आएगा। अब रह जाते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम कार्बोनेट। तो ग्रुप में अप टू डाउन जाने पर पोलराइजेशन डिक्रीज होता है। जैसे जैसे कैटायन का साइज आप इंक्रीज करते हैं, पोलराइजेशन क्या होता है? डिक्रीज होता है। आंसर क्या आएगा? मैक्सिमम पोलराइजेशन कहाँ होगा? बेरिलियम के साथ। स्टेबिलिटी मिनिमम आएगी। उससे थोड़ा सा कम पोलराइजेशन आपको मैग्नीशियम कार्बोनेट में दिखता है, स्टेबिलिटी थोड़ी सी इंक्रीज हुई है। उससे थोड़ा कम पोलराइजेशन आपको कैल्शियम कार्बोनेट में दिखता है, स्टेबिलिटी और इंक्रीज हो गई। और मिनिमम पोलराइजेशन आपको कहाँ दिखता है? अल्कली मेटल के कार्बोनेट में, पोटेशियम कार्बोनेट में दिखता है। सो थर्मल स्टेबिलिटी मैक्सिमम है। आंसर क्या आएगा? ए। नेक्स्ट, कहां पर हाइड्रेशन एनर्जी लेटेस्ट एनर्जी को डोमिनेट करेगी? याद करें, हमने देखा था बेरिलियम सल्फेट से लेके और बेरियम सल्फेट तक कंटिन्यूअसली क्या होती है? डिक्रीज होती जाती है। ठीक है। इनमें से भी स्टार्टिंग के 2 सल्फेट जो आपको दिखाई देते हैं, ये तो क्या हैं? सॉल्युबल हैं। और बाद के जो आपको सल्फेट दिखाई देते हैं वो क्या है? इनसॉल्युबल हैं। और जो सॉल्युबल सल्फेट होते हैं उन्हीं के लिए हाइड्रेशन एनर्जी लेटेस्ट एनर्जी से क्या होती है? ज्यादा होती है। जो इनसॉल्युबल होते हैं उनके लिए
हाइड्रेशन एनर्जी कम होती है, लैटिस एनर्जी ज्यादा होती है। तो हमारा आंसर क्या आने वाला है? मैग्नीशियम सल्फेट, ए। नेक्स्ट, सॉल्युबिलिटी का एक ट्रेंड मिलता है हमें, अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा है, बेरिलियम से लेके बेरियम सल्फेट तक। ये ट्रेंड की वजह क्या है? सिंपल सी बात है, जब आप स्टार्टिंग के आयन को देखते हैं तो वहां पर क्या होता है, एक्सेसिव हाइड्रेशन हो जाता है, हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाती है, इसकी वजह से सॉल्युबिलिटी मैक्सिमम होती है। तो आंसर क्या आने वाला है इसके बिहाफ पर? हाइड्रेशन एनर्जी, हीट ऑफ सॉल्वेशन। भाई सॉल्वेशन ही तो हाइड्रेशन है, आप देखो ना, H2O की जगह अगर आपने कोई भी रैंडमली एक सॉल्वेंट लिया है और वो एक कैटायन के आसपास जुड़ रहा है, अटैच हो रहा है, तो इस प्रोसेस को आप क्या बोलते हो? सॉल्वेशन बोलते हो। और जब ये सॉल्वेंट H2O होता है तो इसी को आप क्या बोलने लग जाते हो? हाइड्रेशन बोलने लग जाते हो। तो आंसर क्या आने वाला? लॉजिकल आंसर बी ही। मेल्टिंग पॉइंट से कोई लेना देना है नहीं, मॉलिक्यूलर वेट से कोई लेना देना है नहीं। All the following substance react with water, the pair that give the same gaseous product. समझना, अगर आप फर्स्ट ए या सेकंड ए में देखेंगे तो फर्स्ट ए में मेटल को आप क्या करें? वाटर से ट्रीट कराएं, क्या बनता है? मेटल हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है, ये एक्वस सॉल्यूशन मिल जाता है और हाइड्रोजन रिलीज हो जाती है। अच्छा, मेटल का ऑक्साइड जब आप H2O से ट्रीट कराते हैं तो उस केस में क्या होता है? मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है, लेकिन यहां पर आपको हाइड्रोजन गैस रिलीज होती हुई नहीं मिलती। ध्यान दीजिएगा, यहां पर हाइड्रोजन गैस रिलीज होती हुई नहीं मिलेगी। मेटल का अगर आपने पेरोक्साइड लिया है और उसको वाटर से ट्रीट किया है तो पेरोक्साइड क्या बनाता है? हाइड्रोक्साइड बनाता है, और हाइड्रोक्साइड के साथ साथ H2O2 देता है, M2O2 पेरोक्साइड है ना। और अगर आपने मेटल का सुपर ऑक्साइड लिया है और उसको आपने वाटर से ट्रीट कराया है तो ये हाइड्रोक्साइड बनाएगा, H2O2 भी देगा, और H2O2 के साथ साथ ये O2 भी देगा। तो ये कुछ ट्रेंड हमें याद होने चाहिए, ठीक है। तो क्या पोटेशियम और KO2 सेम प्रोडक्ट देंगे? देखो इधर पोटेशियम रख के देखो क्या बनेगा, KOH प्लस H2। और पोटेशियम का सुपर ऑक्साइड ले लोगे तो क्या बनेगा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, और साथ में क्या मिलेगा आपको? H2O2 मिलेगा, O2 मिलेगा, सेम प्रोडक्ट तो नहीं है। सोडियम और Na2O2 से सेम प्रोडक्ट मिलेगा क्या? देखो सोडियम रख के देखो इधर, NaOH प्लस H2। Na2O2 लिया होता तो क्या बनता है? NaOH प्लस H2O2, सेम प्रोडक्ट नहीं है। क्या बेरियम और बेरियम पेरोक्साइड से सेम प्रोडक्ट मिलेगा? नहीं मिलेगा। बेरियम से आप बेरियम हाइड्रोक्साइड बनाओगे और बेरियम पेरोक्साइड से क्या बनाओगे? बेरियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2O2। यहां जरूर मिलेगा। क्यों भाई? कैल्शियम जो होता है ना, इसको वाटर से ट्रीट करोगे तो क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा ना, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ साथ क्या मिलेगा? H2 मिलेगा। और CaH2 को जब आप ट्रीट करते हो वाटर के साथ तो वाटर को H प्लस OH माइनस में तोड़ दो, इधर से H प्लस इधर से H माइनस मिलाओ, H2 बाहर करो। तो यहाँ पर आपको क्या मिलता है? CaH2 मिलता है, हाइड्रोजन रिलीज होती है। वैसे आपको बता दो ये हाइड्रोजन प्रिपरेशन की प्रोसेस भी है ना। लेबोरेटरी के अंदर अगर हाइड्रोजन बनानी हो तो हम कैल्शियम हाइड्राइड को यूज करते हैं, और इसे हम हाइड्रोलिथ के नाम से जानते हैं। ये नाम याद रखिएगा, CaH2 हाइड्रोलिथ। एग्जाम में पूछ सकते हैं आपसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। Which of the following statement is false? Strontium decompose water readily than beryllium। भाई ग्रुप में अप टू डाउन जाते हैं, जब आप लिथियम से लेके सीजियम तक जाओगे, जब आप बेरिलियम से लेके बेरियम तक जाओगे, तो रिएक्टिविटी टूवर्ड्स H2O क्या होता है? रिएक्टिविटी टूवर्ड्स H2O ये इंक्रीज होती है। क्यों इंक्रीज होती है? क्योंकि ग्रुप में अप टू डाउन जाने पर मेटल मोर रिएक्टिव होती है। मोर रिएक्टिव मेटल आसानी से क्या करती है? रिएक्ट करती है। और मोर रिएक्टिव होने के पीछे रीजन क्या है? लो आयोनाइजेशन एनर्जी। ग्रुप में अप टू डाउन जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है ना, इलेक्ट्रॉन आसानी से रिलीज होता है, रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है। सो स्ट्रोंशियम और बेरिलियम को कंपेयर करना था, तो बेरिलियम का आपके पास क्या है? एक सॉल्ट है, या बेरिलियम मेटल है, सॉरी,
और एक स्ट्रोंशियम है। कौन आसानी से रिएक्ट करेगा? स्ट्रोंशियम आसानी से रिएक्ट करेगा। ग्रुप में अप टू डाउन रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी। अल्कली मेटल, अल्कली अर्थ मेटल में कौन मोर रिएक्टिव होते हैं? अल्कली मेटल मोर रिएक्टिव होते हैं, अल्कली अर्थ मेटल की रिएक्टिविटी लेस होती है। बेरियम कार्बोनेट मेल्ट एट हायर टेम्परेचर देन कैल्शियम कार्बोनेट। सही बात है भाई, कार्बोनेट के लिए जो मेल्टिंग पॉइंट है ग्रुप में अप टू डाउन जाने पर इंक्रीज होते हैं, थर्मल स्टेबिलिटी भी इंक्रीज होती हुई दिखाई देती है। नेक्स्ट, बेरियम हाइड्रोक्साइड इज मोर सॉल्युबल इन वाटर देन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया है कि अल्कली मेटल, अल्कली अर्थ मेटल के हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी ग्रुप में अप टू डाउन जाने पे इंक्रीज होती है। तो बेरियम हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी आपको ज्यादा मिलेगी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी आपको कम मिलेगी। बेरिलियम हाइड्रोक्साइड मोर बेसिक है बेरियम हाइड्रोक्साइड से, ये पूरी तरह से गलत स्टेटमेंट है और यही हमारा आंसर है। रीजन, अरे भाई ग्रुप में जब आप अप टू डाउन जाते हैं तो ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, इनकी बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती है ना। पीरियोडिक टेबल में हमने ये डिस्कस भी किया है। ग्रुप में अप टू डाउन जाने पर ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड की बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। तो बेरियम हाइड्रोक्साइड क्या होना चाहिए? मोर बेसिक होना चाहिए। बेरिलियम हाइड्रोक्साइड क्या होना चाहिए? लेस बेसिक होना चाहिए। नेक्स्ट, इन कंटेक्स्ट विथ बेरिलियम which one of the following statement is incorrect? बेरिलियम पैसिव होता है नाइट्रिक एसिड के लिए। आप याद रखना, आलू गाजर क्रिस्पी हैं, और अगर आलू गाजर क्रिस्पी हैं तो फेंकना नहीं है, फेंको नहीं, कंसंट्रेटेड HNO3 में। याद रहेगा, क्या याद रखना? आलू गाजर क्रिस्पी हैं, और अगर ये क्रिस्पी हैं तो फेंक क्यों रहे हो भाई? फेंको नहीं, कंसंट्रेटेड HNO3 में। ये वो मेटल हैं जो कंसंट्रेटेड HNO3 में रिएक्ट नहीं करते, क्या होते हैं? पैसिव होते हैं। और इसमें एक और आप ऐड कर लें, बेरिलियम, तो आप बोलो तो ये बोल सकते हो बेचारे आलू गाजर क्रिस्पी हैं, फेंको नहीं कंसंट्रेटेड HNO3 में। इनमें से ज्यादातर क्यों रिएक्ट नहीं करते HNO3 से? उसका रीजन ये है कि जैसे ही HNO3 आता है ना, इनिशियली थोड़ा सा रिएक्ट करते हैं, और रिएक्ट करके ये ऑक्साइड बना देते हैं, और ऑक्साइड की बनती है पैसिव लेयर जो मेटल के ऊपर आ जाती है। पैसिव लेयर आते ही फिर HNO3 के साथ कांटेक्ट ही नहीं हो पाता मेटल का, आगे रिएक्शन ही नहीं जाती है। सो इट इज रेंडर्ड पैसिव बाय नाइट्रिक एसिड। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। बेरिलियम कार्बाइड बनाता है Be2C टाइप का, बिल्कुल सही बात है। मिथेनाइड है, इसके हाइड्रोलिसिस में मीथेन मिलेगी। बेरिलियम के सॉल्ट आसानी से हाइड्रोलाइज होते हैं, रेयरली थोड़ी हाइड्रोलाइज होंगे भाई। बेरिलियम के सॉल्ट में आपको वैकेंट ऑर्बिटल आसानी से मिल जाता है, पूरा का पूरा एक 2p जो है वो खाली पड़ा रहता है बेरिलियम में। और H2O के ऑक्सीजन को लोन पेयर करने, अटैक करने के लिए क्या चाहिए? एक ऑर्बिटल ही तो चाहिए जो आसानी से मिलता है। आप देखो ना, BeCl2 का हाइड्रोलिसिस काफी आसानी से होता है। सो रेयरली हाइड्रोलाइज नहीं होते हैं, बड़ी आसानी से हाइड्रोलाइज होते हैं बेरिलियम के कंपाउंड। हम बात करेंगे हाइड्रोलिसिस के बारे में। बेरिलियम का हाइड्राइड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पॉलीमेरिक होता है, बिल्कुल सही बात है। बेरिलियम और मैग्नीशियम दोनों के ही हाइड्राइड पॉलीमेरिक फॉर्म में एक्सिस्ट करते हैं, और पॉलीमेरिक फॉर्म में इनमें आता है बनाना बॉन्ड। और याद करें वो स्टेटमेंट, बनाना बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। यहां पर भी बनाना बॉन्ड मिलेगा, यहां पर भी बनाना बॉन्ड मिलेगा, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मिलेंगे। ले देखिए, सी स्टेटमेंट ही तो रॉन्ग जा रहा है। नेक्स्ट, अब ये मैंने पहले से लिख के रख दिया बेटा, क्योंकि ये सारे नाम आपको याद रखने चाहिए। सस्पेंशन ऑफ सिलेक्ट लाइम को हम किस नाम से जानते हैं? तो बेटा कैल्शियम कार्बोनाइट। कैल्शियम कार्बोनेट हम अच्छी तरह से जानते हैं लाइमस्टोन है। लाइमस्टोन को आप गर्म कर देते हैं 1000 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, तो क्विक लाइम बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड। क्विक लाइम को वाटर से रिएक्ट करते हैं, जो चीज हमें मिलती है वो है स्लैग्ड लाइम। स्लैग्ड लाइम, वाटर मतलब थोड़ा सा क्या करना है, ज्यादा नहीं देना है अभी। अब स्लैग्ड लाइम जो बन जाए ना, उसमें आप ढेर सारा पानी डाल लें, और ढेर सारा पानी डालने के बाद उसको छान लें, फिल्टर कर लें। फिल्टर करोगे तो एक तो आपको क्लियर सॉल्यूशन मिलेगा, जो क्लियर सॉल्यूशन मिलता है उसे हम बोलते हैं लाइम वाटर। और एक मिलता है आपको सस्पेंशन, जो सस्पेंशन आपको मिलता है उसे हम बोलते हैं मिल्क ऑफ लाइम, जो कि हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो 52 का आंसर क्या आएगा? सी। नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑब्टेन एज अ रिजल्ट ऑफ रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन विद कैल्शियम कार्बाइड। बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद रखना बेटा।
कैल्शियम कार्बाइड को जब हम नाइट्रोजन से रिएक्ट करते हैं तो कैल्शियम साइनामाइड बनता है। याद रखिए, कैल्शियम साइनाइड नहीं बनता। वैसे यहाँ पे एक जो सही ऑप्शन कंफ्यूज करने के लिए दिया जा सकता था, CaCN होल ट्वाइस, कैल्शियम साइनाइड नहीं बनता, हमेशा कैल्शियम साइनामाइड बनता है और साथ में आपको मिलता है कार्बन। ये जो कॉम्बिनेशन है ये नाइट्रोलिम के नाम से जाना जाता है। और जेईई एडवांस में यहां से एक बार क्वेश्चन आया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्ट एज अ स्लो फर्टिलाइजर। तो याद रखिएगा, नाइट्रोलिम क्या है, एक स्लो फर्टिलाइजर है। क्यों है, सवाल ये उठता है, वो इसलिए क्योंकि कैल्शियम +2 और ये साइनामाइड, जब आप इसका हाइड्रोलिसिस करोगे, इसको आपने क्या किया, मिट्टी में डाल दिया, खेती किसानी कर रहे हैं। अगर आपने मिट्टी में डाल दिया तो मॉइस्चर कंटेंट मिलेगा, वाटर मिलेगा, वाटर से सबसे पहले हाइड्रोलाइज होकर ये बनाता है यूरिया, NH2CO NH2, और यूरिया फाइनली अमोनियम आयन में कन्वर्ट होता है जो प्लांट्स यूज करते हैं। ये अपने आप में एक लेंदी प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस है, और इसीलिए इसे किस नाम से जानते हैं, स्लो फर्टिलाइजर कहते हैं। नाइट्रोलिम याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। यहाँ पर CaCN होल ट्वाइस नहीं बनता है, यहाँ पर CaCN2 बनता है, याद रखिएगा बेटा। Which of the following is present as an active ingredient in bleaching powder? ये CaOH होल ट्वाइस का आप पेस्ट लो और इस पेस्ट को क्लोरीन से रिएक्शन करा दो। NaOH की हेलोजन के साथ रिएक्शन काफी फेमस है। तो जब आप पेस्ट को क्लोरीन से रिएक्शन कराते हो तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बनता है, कैल्शियम क्लोरेट बनता है और H2O बनता है। इन तीनों का जो मिक्सचर होता है ना, ये मिक्सचर ही दरअसल आपको ब्लीचिंग पाउडर के नाम से मिलता है। ये ब्लीचिंग पाउडर है, और ब्लीचिंग पाउडर का ये रहा एक्टिव इंग्रेडिएंट, जिसकी वजह से सारी की सारी रिएक्शंस आपको देखने को मिलती हैं। अब कई बार इतना भारी भरकम फॉर्मूला हम लिखते नहीं है, तो शॉर्ट में हम CaOCl2 लिख के इससे काम चला लेते हैं, बट हकीकत में ब्लीचिंग पाउडर तो ये होता है इन तीन का कॉम्बिनेशन। एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या होता है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, याद रखिएगा, आएगा बी। नेक्स्ट, ये मैट्रिक्स मैच है, ये तो नाम है जो सीधे सीधे याद होना चाहिए, कंसेप्ट का मामला कुछ है नहीं। POP प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट का जो हेमीहाइड्रेट होता है वो POP होता है, तो एक इससे मैच करेगा सेकंड से। बी इप्सोमाइड, मैग्नीशियम सल्फेट .7H2O को इप्सम सॉल्ट बोलते हैं, उसी को इप्सोमाइड के नाम से भी आप जानते हैं। जिप्सम हम अच्छी तरह से जानते हैं, CaSO4.2H2O। अब किसेराइट अगर नहीं भी पता है आपको तो भी आप समझ सकते हैं कि अब बचता क्या है इनमें, है ना। तो ए के साथ क्या हुआ, सेकंड मैच कर गया, बी के साथ कौन हुआ, थर्ड मैच कर गया, सी के साथ कौन मैच करेगा, किसेराइट के साथ, ये 4, और डी के साथ कौन मैच करेगा, फर्स्ट। ये हमारा आंसर बी आएगा, याद ही करना है बेटा, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है। यहाँ पर एक कंपाउंड ए है, ए हमने क्या किया, गरम किया, गरम करने पर हमें एक गैस मिलती है, वो गैस जो कि कलरलेस है, ठीक है। इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं। अच्छा, गैस के साथ साथ हमें क्या मिलता है, एक रेसिड्यू भी मिलता है, और रेसिड्यू को हम क्या करते हैं, वाटर में डिसॉल्व करते हैं। वाटर में डिसॉल्व करने के बाद हमें क्या मिलता है, बी मिलता है। और CO2 जब इसमें एक्सेस में बबल की जाती है, एक्सेस में CO2 दे दी जाती है, तो फिर क्या होता है, सी बनता है। CO2 एक्सेस में दे दी, उससे क्या बना, सी बना, और सी जो बन रहा है ये रिकवर होता है सॉलिड फॉर्म में, ये इसका मतलब प्रेसिपिटेट बना रहा है, ठीक है। और सॉलिड सी ऑन जेंटल हीटिंग गिव्स बैक ए, अगर सी को मैं हीट कर दूं तो वापस से मेरे को क्या मिलेगा, ए मिलेगा। सोचें, अगर देखा जाए तो ये स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है, और किसका स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है, CO2 का। सोचो ना, अगर आपने
एक एक करके लेते जाओ। सपोज आपने लिया कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर जो गैस मिलेगी CO2, रेसिड्यू क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर से ट्रीट करोगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में CO2 एक्सेस में दे दोगे तो यहां पर क्या बनने वाला है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट सॉल्युबल फॉर्म में। इसको हमने क्या किया, सॉलिड फॉर्म में रिकवर किया, और सॉलिड फॉर्म में रिकवर करके जब इसको वापस से गर्म करोगे तो क्या बनेगा, बाइकार्बोनेट को गर्म करने पे कार्बोनेट बनता है, यानी आंसर ए है। देखो इधर से CO2 मिलेगी नहीं, इधर से CO2 मिलेगी नहीं, तो बी और सी तो वैसे ही कैंसिल हो रहे थे आपके। ए को आप हिट एंड ट्रायल मेथड से देखोगे तो साफ समझ में आता है कि आंसर ए ही होना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ा जाए। चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कैल्शियम क्लोराइड को कौन रिप्रेजेंट करता है। तो ऑक्सी एसिड के कुछ जनरल कंसेप्ट हैं, सारे तो हम डिस्कस नहीं कर सकते, बट ये है कि एक एसिड आपके पास अगर है और एक एसिड में से आप एक ऑक्सीजन कम कर देते हैं, नया एसिड बनता है वो होता है अस एसिड। अस एसिड में से भी अगर एक ऑक्सीजन कम कर देते हैं तो जो नया एसिड बनता है वो होता है हाइपो अस एसिड। और आप एक एसिड में एक ऑक्सीजन ऐड कर देते हैं तो ये पर या फिर परऑक्सी एक एसिड बन जाता है। और एक एसिड में से सारे H+ निकाल दें, एनायन बना दें, अस एसिड में से सारे H+ निकाल दें, आयन बना दें, तो याद रखना एक एसिड के H+ बाहर निकालने के बाद जो आयन मिलेगा उसके नाम के लास्ट में आपको 8 मिलता है, और अस एसिड के सारे H+ बाहर निकालने के बाद जो आपको आयन मिलेगा उसके नाम के लास्ट में मिलता है 8। अब इसको अप्लाई कैसे करें, जैसे HClO3, ये क्या होता है, ये होता है क्लोरिक एसिड। क्लोरिक एसिड में से एक ऑक्सीजन कम करोगे तो क्या बनेगा, HClO2। HClO2 को हम क्या बोलेंगे, क्लोरस एसिड। और क्योंकि एक एसिड में एक ऑक्सीजन कम किया अस एसिड बन गया, और अस एसिड से फिर एक ऑक्सीजन कम कर दो क्या बनेगा, HOCl। इसको हम क्या नाम देंगे, हाइपो अस एसिड। तो ये क्या है, हाइपो क्लोरस एसिड। अगर आप एक एसिड में एक ऑक्सीजन जोड़ देते हैं तो पर एक एसिड बनता है, तो HClO4 का जो नाम है वो क्या है, पर क्लोरिक एसिड। अब हमें आयन बनाने हैं तो जहां एक एसिड है वहां से 8 बनेगा, पर क्लोरिक एसिड है तो जो एनायन होगा Cl O4- इसका नाम क्या होगा, पर क्लोरेट। ये क्लोरिक एसिड है, इससे जो एनायन बनेगा उसका नाम क्या होगा, क्लोरेट। ये आपके पास अस एसिड है, उससे जो एनायन बनेगा उसका नाम क्या होगा, आइट। तो ये क्या हुआ, क्लोराइट। हाइपोक्लोरस से ठीक इसी तरह से क्या बनेगा, OClO-, जिसे आप क्या बोलते हो, हाइपोक्लोराइट। अब हमें क्या सॉल्ट बनाना है, कैल्शियम क्लोराइट बनाना है। तो कैल्शियम ये रहा +2, और क्लोराइट क्या है, देखो इन चारों में ये रहा ClO2-। ClO2- ये क्लोराइट है, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, CaClO2 ये रहा आपका आंसर, यानी आंसर क्या आने वाला है, बी आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 में करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में, तो क्यों ना हम कंप्लीट प्रोसेस को ही देख लें। बेटा CaSO4.2H2O, इसे हम जिप्सम के नाम से जानते हैं। लो टेम्परेचर पर जिप्सम मोनोक्लिनिक फॉर्म में मिलता है, और जैसे आप इसको हीट करना शुरू करते हैं ये कन्वर्ट हो जाता है ऑर्थोरोम्बिक पे। ऑर्थोरोम्बिक जिप्सम को अगर आप 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं तो ये हेमी हाइड्रेट, हेमी बोले तो आधा, आप देखो ना 1 कैल्शियम सल्फेट के साथ कितना आधा H2O है, तो ये हेमी हाइड्रेट के फॉर्म में एक्सिस्ट कर जाता है। अब कई बार हेमी हाइड्रेट का जो फॉर्मूला है वो इस तरह से ना लिख के 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया जाता है, ट्वाइस CaSO4.H2O। कंफ्यूज नहीं होना बेटा, इसी को 2 से मल्टीप्लाई करके कई बार फॉर्मूला लिख देते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब इस प्लास्टर ऑफ पेरिस को अगर आप 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं ना तो बनता है डेड बर्न्ड प्लास्टर।
और डेड बर्न प्लास्टर को अगर आपने स्ट्रॉन्ग हीट किया है 1100 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट किया तो ये ब्रेक कर जाता है CaOSO2O2 में। अब CaSO4 को डेड बर्न प्लास्टर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये H2O को एब्जॉर्ब नहीं करता। इसको अगर वापस आप सोचें कि H2O से इंटरेक्ट कराएंगे और प्लास्टर ऑफ पेरिस बना देंगे तो नहीं बनेगा। हाँ, लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस H2O को एब्जॉर्ब करता है। आपने पीओपी देखा होगा, जब कई बार हमारे क्या होता है एक्सीडेंट वगैरह कहीं गलती से हो जाए तो डॉक्टर क्या करता है, प्लास्टर चढ़ा देता है। वहां पर क्या है, पीओपी होता है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को जैसे ही आप H2O लगाते हैं ना, ये धीमे धीमे हार्ड होना सेट होना शुरू हो जाता है। और जब एक बार वो प्रॉपर वे में सेट हो जाता है तो उसके बाद फिर ये हार्ड होता है। तो दो स्टेप आते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के। H2O जैसे ही ऐड करेंगे, पहले इसके लिए सेटिंग होगी और सेटिंग के बाद फिर ये हार्डनिंग प्रोसेस स्टार्ट होगी। फाइनली ये हार्ड जिप्सम में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहां से आगे की कहानी, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैन बी ऑब्टेन्ड बाय हाइड्रेशन ऑफ जिप्सम। क्या जिप्सम में H2O ऐड करके आप प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाते हैं? नहीं, आप जिप्सम को हीट करके प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाते हैं, हाइड्रेशन नहीं होता। आप चाहें तो डिहाइड्रेशन फिर भी बोल दें, बट हाइड्रेशन तो कतई नहीं है। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ऑब्टेन्ड बाय द पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ जिप्सम। ऑक्सीडेशन वाली तो प्रोसेस ही नहीं है कहीं से कहीं तक। जिप्सम कंटेन लोअर परसेंटेज ऑफ कैल्शियम देन प्लास्टर ऑफ पेरिस। अरे भाई, प्लास्टर ऑफ पेरिस में H2O कम हो गया है बट कैल्शियम अभी भी उतनी ही है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अब कैल्शियम का परसेंटेज जो है वो पहले के कंपेयर में ज्यादा होगा। लॉजिकल वे में सोचें तो पीओपी में कैल्शियम का परसेंटेज ज्यादा मिलेगा, जिप्सम में कैल्शियम का परसेंटेज कम मिलेगा। तो जिप्सम कंटेन अ लोअर परसेंटेज ऑफ कैल्शियम देन प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये बिल्कुल सही बात है। जिप्सम इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगर मैं प्लास्टर ऑफ पेरिस को हीट करूं तो जिप्सम मिलेगा नहीं। प्लास्टर ऑफ पेरिस को हीट करने पर डेड बर्न्ड प्लास्टर मिलता है और डेड बर्न्ड प्लास्टर कभी भी H2O को एब्जॉर्ब नहीं करता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। ब्लीचिंग पाउडर कैसे मिलता है? अभी थोड़ी देर पहले देखा था, ड्राई स्लैग्ड लाइम लें। याद रखना, हमें मिल्क ऑफ लाइम नहीं लेना है, हमें क्या लेना है, ड्राई स्लैग्ड लाइम लेना है। इस ड्राई स्लैग्ड लाइम को जब आप क्लोरीन से इंटरेक्ट कराते हैं, रिएक्ट कराते हैं, तो हमने क्या क्या बनाया था, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बनाया था, कैल्शियम क्लोरेट बनाया था और H2O बनाया था। याद है ना? इन तीन का जो मिक्सचर था, ये मिक्सचर ही दरअसल किस नाम से जाना जाता है, ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जाना जाता है। आंसर क्या आने वाला है, डी। नेक्स्ट, एंजाइम जो कि एटीपी को यूटिलाइज एटीपी इन फॉस्फेट ट्रांसफर। बेटा मुझे लगता है कि मेरे से कहीं ज्यादा ये चीज आपको पता होगी। बाकी बायोलॉजिकल रोल एनसीईआरटी में देखें तो आपको मैग्नीशियम मिल ही जाएगा। बायो में आप काफी डिटेल में पढ़ते हैं इसको। अगेन ये क्वेश्चन भी बायो में आप देखते हैं कि मसल कॉन्ट्रैक्शन में कैल्शियम का अच्छा खासा रोल है। आंसर डी है। अब यहां देखें, जियोलाइट क्या होते हैं, सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, Na2Al2Si2O8.XH2O। सपोज ढेर सारे अलग अलग तरह के जियोलाइट होते हैं, एल्यूमिनोसिलिकेट होते हैं। फिलहाल मैं सोडियम का एल्यूमिनोसिलिकेट लिख रहा हूं, इसको मैं क्या बोल दूं, Na2Z। अब ये सॉलिड होता है जिसमें ये कैटायन एडजॉर्ब होता है। जब आप हार्ड वाटर इसमें से पास करते हैं ना, ये सॉलिड लेयर, आप मान लो कि रेती बिछा रखी है आपने और वहां से आपने क्या किया, हार्ड वाटर सप्लाई किया, तो हार्ड वाटर में जो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन होते हैं ना, वो सोडियम को हटा के उसकी जगह पे एडजॉर्ब हो जाते हैं और जो वाटर बाहर निकलता है उसमें रहते हैं सोडियम। सोडियम से हमें कोई प्रॉब्लम होती नहीं हार्डनेस से। तो यहाँ पर जो एक्सचेंज होता है वो केवल किसका होता है, कैटायन का एक्सचेंज होता है। बल्कि रेजिन हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक तो होता है कैटायन एक्सचेंज रेजिन, दूसरे होते हैं एनायन एक्सचेंज रेजिन। रेजिन कैटायन का भी एक्सचेंज कर सकते हैं, एनायन का भी एक्सचेंज कर सकते हैं, और रेजिन के लिए जो प्रोसेस होती है मोर इफिशियंट होती है जियोलाइट के कंपेयर में। सिंथेटिक रेजिन मेथड क्या है, मोर इफिशियंट है, एज इट एक्सचेंज बोथ कैटायन एंड एनायन। आंसर क्या आएगा, सी। यहाँ पर कुछ रिएक्शंस हमें दी गई हैं, प्रोडक्ट हमसे पूछे गए हैं। याद रखें बेटा, हेलोजन में यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन और
आयोडीन, इनके लिए जब आप NaOH से ट्रीट कराते हैं तो दो तरह की रिएक्शन होती हैं। एक तो किसके साथ, कोल्ड और डाइल्यूट NaOH के साथ, उसमें क्या बनता है, हैलाइड बनता है और हाइपोहैलाइड बनता है। NaOH कर दो, हैलाइड, हाइपोहैलाइड और H2O। वहीं X2 की रिएक्शन जब NaOH से कराते हैं और NaOH क्या होता है, हॉट एंड कंसंट्रेटेड होता है, तो उस केस में क्या बनता है, हैलाइड बनता है, हैलेट बनता है और H2O बनता है। अब देखें यहां पर हमने ए में क्या किया है, NaOH की क्लोरीन से रिएक्शन कराई है और NaOH की क्लोरीन से रिएक्शन करा के क्या बनाया, A प्लस साइड पर, थोड़ा सा मिसप्रिंट है रिएक्शन में, बेसिकली NaOH की क्लोरीन से रिएक्शन करके A प्लस साइड प्रोडक्ट बनाया है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्लोरीन से रिएक्शन करके क्या बनाया है, B प्लस साइड प्रोडक्ट बनाया है। तो बताएंगे A क्या होगा, A में भाई क्लोरीन इधर है, आपने NaOH से ट्रीट कराया है, NaOH है हॉट एंड कंसंट्रेटेड, तो सोडियम क्लोराइड बनेगा और सोडियम क्लोरेट बनेगा। सोडियम क्लोराइड तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो हम क्या सिलेक्ट करें, सोडियम क्लोरेट। और कैल्शियम की रिएक्शन तो अभी देखी थी हमने, कैल्शियम सिलेक्ट लाइम क्लोरीन से रिएक्ट करता है तो ब्लीचिंग पाउडर बनाता है, जहां पर हमने क्या बनाया है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बनाया और कैल्शियम क्लोरेट भी बनाया है ना। सो यहां पर आपको क्या मिलने वाला है, सोडियम के साथ मिलेगा सोडियम क्लोरेट और कैल्शियम के साथ कैल्शियम हाइपोक्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड दोनों मिलेंगे। तो वैसे तो यहाँ पर दो आंसर हो सकते हैं, यहाँ हमें बताना चाहिए था कि साइड प्रोडक्ट कौन सा है, उसके ब्याह पे हम आंसर देते। नेक्स्ट, यहाँ पर हमें कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, याद रखिएगा बेटा सारे के सारे स्टेटमेंट शानदार हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड डिकम्पोज होकर ऑक्सीजन देती है, बिल्कुल सही है, ये है H2O2 को हीट करते हैं तो ये क्या बनाता है, H2O और O2 बनाता है। इवन दो सनलाइट की प्रेजेंस में भी आपने पढ़ा होगा कि H2O2 को हमेशा वैक्स लाइंड बॉटल में रखा जाता है या फिर प्लास्टिक की बॉटल में वैक्स लगा के रखा जाता है। क्यों, क्योंकि H2O को अगर मेटल के ट्रेसेस भी मिल गए ना, जो कि ग्लास में होते ही हैं, तो मेटल के ट्रेसेस की प्रेजेंस में ये डिकम्पोज हो जाता है। जरा सी सनलाइट मिली तो डिकम्पोज हो जाता है, O2 दे देता है, तो संभाल के रखना पड़ता है इसको। प्लस इसमें कुछ नेगेटिव कैटेलिस्ट भी मिलाने पड़ते हैं एनिलीन टाइप के, जो क्या करें, इसके डिकम्पोजिशन को रोक दें। क्लियर। अब हाइड्रोजन पेरोक्साइड की तरह बाकी ये सब्सटेंस भी ऑक्सीजन देते हैं, बिल्कुल। KClO3 को जब आप हीट करते हो तो क्या मिलता है, KCl और O2 मिलता है। लेड नाइट्रेट को जब आप हीट करते हो तो क्या मिलता है, PbO मिलता है, NO2 मिलता है और O2 मिलता है। और जब आप सोडियम नाइट्रेट को हीट करते हो तो इसको हीट करने पर NaNO2 मिलता है और O2 मिलता है, तो O2 तो तीनों जगह मिल रहे हैं। वैसे नाइट्रेट में याद रखना, फर्स्ट ए में आप किसको छोड़ दो, लिथियम को छोड़ दो। फर्स्ट ए में लिथियम को छोड़ के बाकी के जितने भी मेटल नाइट्रेट हैं, इनको जब आप नॉर्मली हीट करते हो तो ये नाइट्राइड में कन्वर्ट हो जाते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। और इनको छोड़ के बाकी कोई भी आपको नाइट्रेट मिल जाए, लिथियम नाइट्रेट मिल जाए, अल्कली अर्थ मेटल का नाइट्रेट मिल जाए, जिंक का नाइट्रेट मिल जाए, लेड नाइट्रेट मिल जाए, बाकी कोई भी नाइट्रेट मिल जाए, इन नाइट्रेट को हीट करने पर क्या बनेगा। सपोज मैं यहाँ पे लेड का नाइट्रेट ले लेता हूं, तो हीट करने पे क्या बनेगा, एक तो ऑक्साइड बनता है, NO2 मिलता है, O2 मिलता है। अल्कली मेटल नाइट्रेट में नहीं मिलता। हालांकि सोडियम नाइट्रेट के लिए एक स्पेसिफिक केस भी है, जहां पर आप उसको 800 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करते हैं तो वहां पर डाई नाइट्रोजन भी मिलता है। अब देखिएगा NCERT में 2 इथाइल एंथ्राक्विनोल, आप NCERT उठा के देखेंगे, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन की बेस्ट एफिशिएंट मेथड है, जहां 2 इथाइल एंथ्राक्विनोन को आप क्या करते हो, 2 इथाइल एंथ्राक्विनोल में कन्वर्ट करते हो, क्विनोल एयर के थ्रू ऑक्सीडाइज होता है, फिर उसका आप क्या करते हो, हाइड्रोलिसिस करते हो, H2O2 बना देते हो। बड़ी शानदार एफिशिएंट प्रोसेस है। और हाइड्रोजन पेरोक्साइड सोडियम परबोरेट, जनरली आप परबोरेट वगैरह कहां पर यूज करते हैं, हाई क्वालिटी डिटर्जेंट के लिए यूज करते हैं। और
इसका मैंने प्रिपरेशन कहाँ से होता है, H2O2 की हेल्प से होता है। तो चारों के चारों बिल्कुल सही स्टेटमेंट हैं और याद करने जैसे हैं। ये चारों स्टेटमेंट एनी हाउ हमें याद होने ही चाहिए। चलिए नेक्स्ट, अभी अभी हमने पढ़ा है बेटा, हमने डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर लिया था, यहाँ केल्विन में लिखा है, कंफ्यूज मत होना। जब आप जिप्सम को हीट करते हैं 120 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास के टेम्परेचर पे तो क्या बनता है, हेमीहाइड्रेट, यानी आंसर क्या आएगा, बी आएगा। कंबसन करते हैं तो कंबसन पे याद रखना, लिथियम कंबसन पे ऑक्साइड बनाता है, सोडियम कंबसन पे परऑक्साइड बनाता है, और पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम ये कंबसन पे सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। यानी हमारा आंसर क्या आएगा, बी। पोटेशियम के साथ भी यही कहानी है, रुबिडियम के साथ भी यही कहानी है, सीजियम के साथ भी यही कहानी है, तीनों ही किसमें कन्वर्ट होते हैं, सुपर ऑक्साइड में। लिथियम ऑक्साइड बनाएगा, सोडियम परऑक्साइड बनाएगा, और अल्कली मेटल के बाकी सारे क्या बनाते हैं, सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। वैसे सुपर ऑक्साइड से एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बता दूं, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड स्पेसशिप में या फिर हाई अल्टीट्यूड पर पहाड़ों पे यूज होता है। स्पेसशिप में इसका यूज क्यों है, क्योंकि ये डिकम्पोज होके तो क्या देता है, O2 देता है। तो स्पेस में हमें ऑक्सीजन की जरूरत है। ना सिर्फ ये O2 देता है बल्कि ये CO2 को एब्जॉर्ब भी करता है। तो एक तरफ तो ऑक्सीजन देगा, दूसरी तरफ CO2 हटाएगा, डबल बेनिफिट है। अच्छा खासा यूज है पोटेशियम सुपर ऑक्साइड का, याद रखिएगा। अल्कलाइन अर्थ मेटल M है। ये M क्या, इसका एक तो सल्फेट बनता है MsO4 टाइप का, एक इसका क्या बनता है, हाइड्रोक्साइड बनता है। इसका सल्फेट क्या है, सॉल्युबल है, हाइड्रोक्साइड क्या है, इनसॉल्युबल है, और इसका जो ऑक्साइड है वो स्टेबल होता है हीट के लिए, ये स्टेबल ऑक्साइड, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है। ऑब्वियस सी बात है, सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स किसके हैं, बेरिलियम के। बेरिलियम सल्फेट सॉल्युबल होता है, बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड इनसॉल्युबल होता है, और इसका ऑक्साइड क्या होता है, थर्मली स्टेबल होता है। आंसर क्या आएगा, बी। नेक्स्ट, कुछ इक्वेशन दी गई है, वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन कौन सी है बेटा, वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन में क्या करते हैं, वाटर गैस को ट्रीट कराया जाता है स्टीम से। यहाँ पर आप आयरन क्रोमेट कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं, आप चाहें तो Fe2O3 Cr2O3 का यूज भी कर सकते हैं। और इसमें क्या होता है, ये आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, CO तो कन्वर्ट हो जाएगा CO2 में, और H2 इसके साथ और मिक्स हो गए, तो ओवरऑल क्या हुआ, यहाँ 1 मोल हाइड्रोजन थी, यहाँ 2 मोल हाइड्रोजन हो गई, हाइड्रोजन का परसेंटेज इंक्रीज हो जाता है। ये है वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। और इससे मिलती जुलती रिएक्शन केवल एक ही जगह दिख रही होगी आपको, वो दिखाई दे रही होगी ऑप्शन ए में, यही हमारा आंसर है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्योर स्टेट में क्या होता है, लीनियर तो नहीं होता, हमने देखा है ये क्या होता है, आपको इस तरह से दिखाई देता है, लीनियर तो कहाँ है, नॉन प्लेनर होता है, ये सही बात है, ऑलमोस्ट कलरलेस है, हल्का नीले रंग का होता है बट ऑलमोस्ट कलरलेस ही होता है। जैसे पानी होता है ना बेटा, आप देखो समुद्र के आसपास का जो वाटर दिखता है वो आपको हल्का नीला नीला क्यों दिखने लग जाता है, ब्लू कलर क्यों दिखता है, क्योंकि क्वांटिटी इतनी ज्यादा है कि एक्चुअल कलर उभर के आता है वहां पे। हकीकत में वाटर कलरलेस नहीं है, वो स्लाइटली ब्लू कलर का है। ये कहानी इधर भी है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड नॉन प्लेनर है, ऑलमोस्ट कलरलेस है। चलिए आज के लिए इतना ही काफी है बेटा, टाइम की लिमिटेशन की वजह से जितना हम कवर कर सकते हैं उसकी पूरी कोशिश रहती है, बट क्या करें। थैंक यू वेरी मच, अब तक का आपका प्यार सपोर्ट जो हमें मिला है, उम्मीद है आप आगे प्रॉपर रिवीजन करते रहेंगे। हमारी इस तरह से मुलाकात होगी जब तक कि आपके एग्जाम नहीं हो जाती, हम जुड़े रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।